अच्छा, ये भी होता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि जिम जाने से उनका हेयर लॉस स्टार्ट हो गया। इसलिए जेनेटिकली डिपेंड करती है लोगों पे। हाँ, कुछ लोग अगर आप गलत तरीके की कुछ डाइट ले रहे हो, गलत चीजों का सप्लीमेंट्स गलत यूज कर रहे हो। केस सुना था जिसके अंदर स्पाइन गल गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ बैड योगा। हर एक चीज के पोस्चर्स होते हैं। अब आप बैठे भी हो, इसका भी एक पोस्चर है। तो बेसिकली स्लिम लोगों को करनी चाहिए जिम। हर एक को करनी चाहिए, चाहे स्लिम हो, चाहे मोटा हो, चाहे हेल्दी हो, फिट हो, एवरीबॉडी नीड्स वर्क। ऐसा कुछ भी होता है कि जो पीसीओडी पीसीओएस वाली लड़कियां होती हैं उन लोगों को कुछ चीजें अवॉइड करनी चाहिए या जिम में कुछ चीजें का ध्यान रखना चाहिए? लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होता आपका, डाइट रूटीन अच्छा नहीं होता आपका, स्लीपिंग साइकिल नहीं अच्छा होता। आप मोस्टली, मतलब ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मोस्टली आप लड़कियों को पूछोगे आपको पीसीओडी पीसीओएस है, उनका लाइफस्टाइल पूछोगे, दे आर वर्किंग इन द नाइट शिफ्ट। सर, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आज का सेशन मेरे लिए और बाकी सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आजकल फिटनेस की क्रेज सब में है। पहले तो लोगों के अंदर फिटनेस का बिल्कुल ध्यान नहीं होता था, पर आजकल चाहे ओल्ड लोग हों, हम जैसे यंग लोग हों, सबके अंदर हो रहा है कि हमें फिट रहना है क्योंकि बीमारियां इतनी चल रही हैं आजकल। तो सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। आपने कैसे यहाँ तक पहुँचे, क्या जर्नी रही आपकी, क्या स्ट्रगल्स रहे, आपने अपनी पहली जिम कैसे खोली? थैंक यू। मेरा नाम गुरजीत है। मेरे को इस इंडस्ट्री में अप्रॉक्सीमेट 13-14 साल हो गए। मैंने स्टार्ट किया था समवेयर अराउंड 2015 और 16। पहले मैं करता था बॉडी बिल्डिंग, 2 साल मैंने करी है। उसके बाद आई स्टार्टेड इट प्रोफेशनली कि हाँ, अब बॉडी बिल्डिंग में क्या इनकम सोर्स कम है, तो उस टाइम पे ये था कि भाई पैसे भी कमाने हैं, बॉडी पे तो बना के घूम तो लेंगे, पर एट द एंड ऑफ द डे जब आप लड़के हो, पैसे भी कमाने पड़ते हैं। तो 2015 में मैंने जॉब स्टार्ट करी थी। माय फर्स्ट जॉब वाज एज अ सपोर्टर। मैं जिम में सपोर्टर था, सबसे पहली जॉब। उस टाइम क्या एज थी आपकी? आई गेस 17-18 समवेयर अराउंड। अच्छा। तो उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया राइट आफ्टर 12th। देन इन 2016 आई गॉट सर्टिफाइड। पहले मैंने ग्राउंड वर्क सीखा कि जिम में होता क्या बेसिकली, हाउ द थिंग वर्क्स, हाउ यू ट्रेन पीपल, एटमॉस्फेयर क्या होता है जिम का। उसके बाद 2016 में मेरे को सर्टिफिकेशन का पता लगा कि इस लाइन की एजुकेशन भी होती है। अच्छा। देन 2016 आई वेंट टू दिल्ली। आई एम K11 सर्टिफाइड। तो वहां से मैंने सर्टिफिकेशन किया अपना। फिर मैंने एक दो बीच में छोटे मोटे और कोर्सेज भी किए जो रेगुलर क्लासेस होती हैं, 1 डे कोर्सेज टाइप, तो वो भी मैंने बहुत किए। और दिस वाज द स्टार्टिंग। 2015 से प्रॉपर एग्जैक्टली स्टार्ट हुआ। देन यू कीप ऑन स्विचिंग। अब जिम में एक ऐसी चीज है, और आजकल सिस्टम ऐसा है कि हर जगह का नेचर अलग है। अब आप पंजाब में ट्रेन करोगे, चंडीगढ़ एरिया में किसी को ट्रेन करोगे, दे हैव अ डिफरेंट माइंडसेट। इफ यू गो फर्दर लुधियाना मोगा साइड, वहाँ का माइंडसेट और अप्रोच डिफरेंट है। एंड व्हेन यू गो टू दिल्ली, आई वर्कड इन दिल्ली फॉर ऑलमोस्ट गुड 4 years। तो वहाँ पे लोगों की अप्रोच और सोच फिटनेस को लेके टोटली डिफरेंट है। कमिंग बैक टू आवर एरिया चंडीगढ़ और मोहाली में, यहाँ पे पहले फार्मिंग जोन अच्छी होती थी, तो लोग घर पे ही एक्सरसाइजेस वगैरह हो जाती थी। यू गो टू योर फार्म लैंड, यू फार्म फॉर द वेजिटेबल्स एंड स्टफ। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये भी एक मेट्रो सिटी की तरह बिल्ट होने लग गया। चंडीगढ़ हो गया, मोहाली हो गया, ज़ीरकपुर, ये एरिया हो गया, तो इसमें लोगों का वो टच फार्मिंग से छूटने लग गया। अच्छा। तो यहाँ का माइंडसेट अभी वैसा बन रहा है जो दिल्ली में आ चुका है। दिल्ली और पंजाब में फिटनेस में अगर मैं बोलूँ, मतलब हमारा रीजन जो है, अब ये लगा लो 5 से 6 साल पीछे चल रहे हैं हम अभी। दिल्ली इज वे मोर अहेड फ्रॉम अस इन टर्म्स ऑफ फिटनेस। अभी भी यहाँ के लोग सोचते हैं कि जिम में जाके क्या करना है यार, हाँ। डंबल से तो मत्था मारना, घर पे कर लो। घर पे वो चीज वो कर नहीं पा रहे हैं आजकल। ये हो गया कि मैं भी जॉब करता हूँ या आप भी जॉब करते हो। जॉब्स क्या है आजकल? BPOs, सिटिंग जॉब्स। लॉयर्स हैं वो भी बैठे हैं, डॉक्टर हैं वो भी बैठे हैं। हार्डली कोई ऐसी जॉब है जो फील्ड वर्क में से रिलेटेड है। तो बैठने की वजह से प्रॉब्लम्स बहुत हो गई हैं, तो अप्रोचेस डिफरेंट हो गई हैं। अब लोगों को लगने लगा है यहाँ पे कि हाँ यार मोटापा बढ़ रहा है, हाँ। शुगर बढ़ रही है, लीवर में इशू है, तो अब जाके लोगों ने उसको करना शुरू करा है। तो ये है कि सारी चीजों में आपको डिफरेंस पता लगता है जब आप काम करते हो। आजकल तो लोग तब जिम जाने का सोचे जब उन्हें डॉक्टर कह देते हैं कि अगर आप जिम नहीं गए तो फिर और हालत खराब हो जाएगी। बिल्कुल सही। लोगों को पता ही चलता है फैटी लिवर है जी, फैटी लिवर के इलाज के कुछ में डॉक्टर कहता है जाओ जिम करो। तब लोगों को लगता है यार मेरे को लीवर ठीक करना है, घुटने में प्रॉब्लम आ गया, डॉक्टर ने घुटना ही रिप्लेस कर दिया, डॉक्टर उसके बाद बोलेगा फिजियो कर लिया, अब जिम करो, मसल को स्ट्रॉन्ग करो। तो ये अब लास्ट में डॉक्टर की मानते हैं। पर जिम एक ऐसी चीज है, अगर आप पहले से खुद को इसको लाइफस्टाइल में डालोगे ना, आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कुछ केसेस हैं जब आपको एक्सट्रीम मेडिकल कोई कंडीशन होगी, यू नीड अ डॉक्टर। बट अगर आप रेगुलर वर्कआउट कर रहे हो या रेगुलर चल रहे हो तो आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम गोज विद आवर एंसेस्टर्स। अब मेरे
फादर के बाद हमारी जनरेशन ऐसी है जो बैठती है। मेरे फादर को ले लो, मेरे ग्रैंडफादर को ले लो, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को ले लो, दे यूज्ड टू वर्क इन द फील्ड्स। उनको कभी किसी ने सुना नहीं होगा कि जॉइंट इशू हो गया, या उन टाइम पे लोगों की एवरेज एज भी 80, 90, 100 तक पहुंचते थे और वो फिट होते थे, 100 तक भी कहते थे कि हाँ यार चलते फिरते गए। पर आजकल ये 50 साल का आदमी बैठ जाता है यार घुटने में दर्द हो रहा 50 साल का नहीं, अगर मैं अपनी एज के लोगों की बात करूं तो हम लोग भी बहुत है। ज्यादा हाँ, जल्दी थक जाते हैं। आजकल हार्ट अटैक 18 साल की 16, हाँ। दिल्ली में या पता नहीं कहाँ पे केस आया भी था, 18 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आया। तो वो ये लाइफस्टाइल चेंज हो गया है और लोगों की अप्रोच ठीक नहीं है बॉडी को लेके, अपने आप को लेके, तो इसलिए वो इशू है। तो यही चीज़ अब मैंने 10-12 साल में देखा है कि कहाँ का क्या कल्चर है, कहाँ पे कैसे वर्क करते हैं हम, कहाँ के क्लाइंट्स का माइंडसेट क्या है। आई एम ट्रेनिंग इन अब्रॉड ऑल्सो, आई एम ट्रेनिंग इन इंडिया ऑल्सो। सो यहाँ पे और बाहर के कस्टमर्स में जमीन आसमान का फर्क है। दे नो हाउ फिटनेस वर्क। अब उनको पता कि अगर हम आज वर्कआउट के लिए 1 घंटा निकाल देंगे तो आगे जाके अगर हम बीमार नहीं पड़ते, बीमारी हमें कोई नहीं होती, तो हमें पता है कि अब छोटा सा भी कोई ऑपरेशन ले लो, 15 दिन का गैप पड़ता है। वो 15 दिन में जब कोई बिजनेसमैन है, उसकी डील होनी है और उसका 15 दिन का बेड रेस्ट बोल दिया, उसका तो करोड़ों का नुकसान है। ये लोग अभी पंजाब में लोग नहीं समझ पा रहे हैं, बट धीरे धीरे दे आर कमिंग बैक टू देयर बेसिस के हाँ भी हमने ऐसे ऐसे करना है, फिटनेस भी जरूरी है। भाई ऐसा फैमिलीज में भी होता है ना कि जैसे हमारे मम्मी पापा हो गए, उनके पास ऐसे काम देते थे उनको पेरेंट्स, जिससे वो फिट लगा रहते थे। हमारे पास तो कोई काम ही नहीं होता, हम लोग घर जाते हैं, लैपटॉप खोल के काम ही कर रहे होते हैं फिर भी अपना। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ना। अब आप खाना बना रहे हो, खड़े होकर बना रहे हो, हाँ चूल्हे पे बैठ के आप फूंक मार के खाना बनाओगे, आपसे बजेगी ही नहीं। हाँ इंक्लूडिंग मी, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। मैं अगर आधा घंटा नीचे बैठ जाऊं, मेरे पैर सुन्न पड़ जाएंगे। हाँ और यही अगर हम अपनी मदर को देखेंगे या अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर को देखेंगे, वो बैठ के पूरा घर साफ कर देते थे, बहुत पोछा भी आराम लगाते थे, झाड़ू भी लगाते थे, हर एक चीज करते थे बैठ के, बिकॉज उनका फिजिकल एक्टिविटी था। आज के टाइम में हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ तो रहे हैं, बट उसका बेनिफिट नहीं है। आप बैठ के दूध निकाल सकते हो? नहीं निकाल पाएंगे। उससे आपके आर्म्स स्ट्रेन होते हैं, आपके लेग्स स्ट्रेन होते हैं। आप बैठ के पोछा लगाओ, आपके लेग्स, पेल्विक एरिया, लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है, ये यूज होता है। अब लड़के पहले, मतलब हमारे एंसेस्टर फार्मिंग करते हैं। हमारा मेन इंडिया का जो पहले था फार्मिंग, 70% फार्मिंग जोन है हमारी अभी भी। अब 70% लोग अगर फार्मिंग करे तो वो फिट है, उनको डेली जाना है, खेत में काम भी करना है, हल्का काम भी है, वजन वाला काम भी है, इसलिए वो फिट है, उनकी डाइट अच्छी है। फिर वो डाइट के ऊपर आ गया। अब खेत में काम करके आप घर पे आके पिज्जा करोगे तब भी फिट नहीं रहोगे, आपको डाइट भी उसके अकॉर्डिंग लेनी पड़ेगी। अब हमारे बुजुर्ग थे, वो घी भी खाते थे, घर का होता था, पनीर भी घर का होता था, जितनी वेजिटेबल्स थी वो भी सारी घर की होती थी, तो दे यूज्ड टू बी हेल्दी। अभी क्या है, केमिकल्स वगैरह, उसकी वजह से बहुत इश्यूज आ गए। इसलिए तो कहते हैं कि 18-18 साल के, 16-16 साल के बच्चों को ऐसे इश्यूज आ रहे हैं जो होने नहीं चाहिए। जैसे आपने बोला था अभी बीच में कि लोग डंबल वगैरह ले आते हैं, सोचते हैं कि हम लोग खुद ही एक्सरसाइज कर लेंगे डंबल वगैरह लेके, बट आई थिंक कि इट इज बेटर देन नथिंग। कि लोग कुछ नहीं कर रहे होते, उससे बेटर तो यह है कि अगर उन्हें टाइम नहीं लगता, वो 10-11 बजे घर पे वापस आ रहे हैं, तो उसके बाद डंबल वगैरह प्रैक्टिस कर लो। देखो 3 बेसिक एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जो हर एक बंदा करता है, डेडलिफ्ट, स्क्वाट और पुशअप। ये 3 बेसिकली हर एक बंदा यूज करता है। अब मान लो आपको टेबल को पुश करना है, तो यू आर डूइंग अ बेंच प्रेस, ठीक है, आप उसको पुश कर रहे हो, तो उसमें भी आपका स्ट्रेंथ लग रहा है, चेस्ट का स्ट्रेंथ लग रहा है। अब आप नीचे से कोई हैवी चीज उठा रहे हो, यू आर परफॉर्मिंग अ डेडलिफ्ट। आप बैठ के खड़े हो रहे हो, यू आर परफॉर्मिंग अ स्क्वाट। तो अगर आप ये 3 बेसिक एक्सरसाइज भी डेली रूटीन में, डिपेंडिंग ऑन के एक दिन छोड़ के या अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी करते रहते हो, तब आपकी बॉडी थोड़ी फिट रहती है। बट अगर इफ यू नीड रिजल्ट्स, तो यू नीड समवन टू ट्रेन यू एंड टू गाइड यू कि हाँ ये चीज करके ऐसे ऐसे इस वे में बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज ये 3 एक्सरसाइज अगर आप नॉर्मली भी डेली लाइफ में करते हो, मतलब घर पे भी कर लेते हो 15-20 मिनट, आधा घंटा निकाल के, देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अच्छा, ऐसा भी होता है कि सिर्फ ट्रेडमिल और कार्डियो वगैरह करने से ही फैट लॉस हो सकता है? नहीं, जैसे अभी आप ही की बात से एक बात निकालता हूँ। जैसे आपने बोला ट्रेडमिल और कार्डियो, हमारे हार्ट का नाम क्या है, मतलब उसको अगर हम साइंटिफिक टर्म में बोले, वो कौन सी मसल है? कार्डियक मसल है। सो कार्डियो इज बेसिकली टू इंक्रीज द ब्लड लेवल ऑफ योर बॉडी, सॉरी ब्लड लेवल में कह रहा हूँ, इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन इन योर बॉडी। ब्लड एक ऐसी चीज है जो आपके सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक जा रहा है। अब अगर किसी को सर में चोट थोड़ा सा भी कटाएगा तो खून आएगा, पैर पे कटाएगा खून आएगा, एल्बो पे आएगा, पेट पे कहीं भी आएगा खून आएगा। तो एक खून एक ऐसी चीज है जो काम करती है ट्रांसपोर्टेशन का। जो भी आप मिनरल्स, विटामिन, जो भी आप खा रहे हो, उसको पूरी बॉडी तक पहुंचाने का काम खून का है। तो कार्डियो हम इसलिए नहीं करते कि आपको फैट लॉस करना है, कार्डियो हम इसलिए करवाते हैं कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी रहे। उसके बाद जब आप उसके साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, जब आपका मसल टियर एंड वियर हो रहा है, उसकी रिकवरी अच्छी हो, एंड यू विल बी एबल टू अटेन अ गुड पोस्चर, अ गुड फिजिक, अ गुड हेल्थ। मैं अपनी फ्रेंड के साथ एक जिम देखने गई थी एक बार, तो
वो थोड़ी हेल्दी है, मतलब मोटी है थोड़ी सी, तो उसको जाते ही जिम ट्रेनर ने क्या बोला, जब जाने का हम तो लेने की पैकेज लेने की बात ही करे थे, तो उन्होंने बोला कि विद कार्डियो का अलग पैकेज है और विदाउट कार्डियो का अलग पैकेज है, जो कि नॉर्मल जिम्स में भी होता है। बट फिर उन्होंने सेल करने के लिए क्या बोला कि अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको कार्डियो करना पड़ेगा, तो आप कार्डियो वाला पैकेज ले लो। ऐसा देखो, होता है। हर एक जगह की ना एक सेलिंग पॉइंट्स होते हैं। हम्म। ठीक है, अब हो सकता है मैं किसी चीज को किसी अलग तरीके से लूं, हम्म। कोई किसी चीज को अलग तरीके से ले। जब आप एक बिजनेस में आ जाते हो ना, सो यू ट्राई टू सेल एंड गेट एज मच मनी आउट ऑफ अ कस्टमर जितने हम्म। आप निकाल पाओ। बट अगर मैं फिटनेस वे में बोलूं तो हम्म। आपको 5 चीजें होनी जरूरी है। आपको फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है, आपको आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन की जरूरत है, आपको हम्म। मस्कुलर स्ट्रेंथ की जरूरत है, आपको मस्कुलर स्केलेटल स्ट्रेंथ की जरूरत है, और आपकी ओवरऑल बॉडी के प्रोपोर्शंस अच्छे होने चाहिए। हम्म। तो ये 5 चीजें मिलके आपकी एक अच्छी फिजिक बनती है। तो उसके लिए आपको हर एक चीज करनी पड़ेगी। यू हैव टू डू फंक्शनल, यू हैव टू डू कार्डियो, यू हैव टू डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आपको इंटरनल ऑर्गन्स को ठीक रखने के लिए फूड भी अच्छा लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको वेट ट्रेनिंग और कार्डियो करा दूं, घर पे जाके बोलूं मैं पिज्जा खाओ, यू विल नॉट एबल टू अटेन योर फैट लॉस गोल। हम्म। तो हर एक चीज है वो आपको बैलेंस के तरीके से हर एक चीज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्डियो से वेट लॉस करोगे। कार्डियो से हाँ आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, एक पॉइंट तक आपको रिजल्ट आएगा। एज एन एग्जांपल, आपको भूख लग रही है, आप नॉर्मली 4 रोटी खाते हो, पर आपको पता है कि अभी अवेलेबल नहीं होगी, आपके पास 1 रोटी पड़ी, आप 1 रोटी खा के भूख को थोड़ा सा दबा लोगे। सो सेम कार्डियो है, आप कार्डियो करोगे आपको रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं है रिजल्ट बिल्कुल नहीं आएगा। आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, आपके लंग्स, आपका हार्ट अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा। आपको हार्ट रिलेटेड इशू और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स रिलेटेड इश्यूज नहीं आएंगे, आपका ब्रीदिंग अच्छा चलेगा। अब कार्डियो भी कर रहे हो, आप मसल को थोड़ा सा यूज कर रहे हो। इट्स लाइक कीपिंग योर कार इन इग्निशन मोड। तो कार ऑन है, फ्यूल बर्न कर रही है। सो कार्डियो अकॉर्डिंग टू मी वैसा है, पर कार्डियो में भी आप डिपेंड करता है आप किस इंटेंसिटी से कर रहे हो। आप जॉगिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, मैराथन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो उस लेवल तक रिजल्ट आएगा। पर उसके बाद आपका रिजल्ट रुक जाएगा। और उसमें चांसेस ये भी होते हैं कि आपकी मसल आप ट्रेन नहीं कर रहे हो, मसल को अच्छे से ट्रेन नहीं कर रहे हो, स्पेशली फॉर जो थोड़े हेल्दी पर्सन होते हैं। अगर आप लेग बॉडी को मसल को अच्छे से ट्रेन नहीं कर रहे हो तो आपके चांसेस होते हैं आपकी स्किन लूज होने के, क्योंकि आपने मसल को स्ट्रांग नहीं करा। मसल उतनी है जितनी थी, आपने फैट लॉस को निकाल दिया, फैट को निकाल दिया, तो आपकी स्किन लूज होने के भी चांसेस और होते फिर हैं। कमजोरी भी आ जाती है। कमजोरी तो आप कह सकते हो, मतलब आप कमजोरी इन दैट वे ले सकते हो उसको, कि आपकी मसल कितना है उस पर्टिकुलर टाइम पे। अच्छा। अब ऐसा नहीं है कि जो बंदा फैटी है उसमें मसल ही नहीं है, मसल उसमें भी है, मसल मेरे में भी है। मेरी मसल की परसेंटेज उसकी मसल की परसेंटेज में डिफरेंस हो सकता है। तो उसकी अगर मसल वीक है और उसने फैट लॉस कर दिया तो उसका पोस्चर खराब हो सकता है, सर्वाइकल इश्यूज भी आ सकते हैं, लोअर बैक इश्यूज भी आ सकते हैं। वेट लॉस तो कर लिया, अब अच्छे दिखने तो लग गए, पर आपको पोस्चर ही करेक्ट नहीं है, तो उसमें भी आपको बेनिफिट नहीं होता। तो आपको साइमल्टेनियसली वर्कआउट, कार्डियो, डाइट, तीनों चीजें प्रॉपर प्रोपोर्शन में करना पड़ता है, रेस्ट इंक्लूडिंग। मेरी एक मैम थी, मतलब वो मतलब वैसे तो अच्छे दिखते हैं काफी, और वो काफी टाइम से जिम भी कर रहे हैं, बट उनके शोल्डर्स थोड़े राउंड शोल्डर्स हैं, वो शोल्डर्स अब तक बेंट है। तो मतलब एज अ नॉर्मल पर्सन हम लोग तो एक्सपेक्ट करेंगे ना कि अगर वो लोग जिम जा रहे हैं तो उनके शोल्डर्स, उनका पोस्चर सही हो, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिम जाके भी जिनका पोस्चर सही नहीं होता। देखो, उसमें डिपेंड करता है आपके ट्रेनर के ऊपर, आपका ट्रेनर आपकी बॉडी को जज कैसे कर रहा है। अब आप मेरे पास आओगे, मैं आपको रैंडम कोई 4 एक्सरसाइज करा के भेज दूंगा, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आपको वेट लॉस मिल जाएगा, आपके मसल जो ट्रेन हो रहे हैं उनको स्ट्रांग मिल जाएगा, पर अगर आपका अब जैसे अब सर्वाइकल का इशू बड़ा कॉमन है, सर्वाइकल में आपकी बॉडी हंच हो जाती है, आपके ट्रैप्स वीक हो जाते हैं, आपके ट्रैप्स वीक है, आपका नेक आगे चले गया। अगर मैं उसको ट्रेन ही नहीं करूंगा अकॉर्डिंग टू योर बॉडीज नीड, तो उसका बेनिफिट नहीं। आप जितनी मर्जी लेग्स कर लो, आप बॉडी जितनी मर्जी शेप कर लो, पर आपके वो प्रोपोर्शन नहीं बन पाएगा बॉडी का, आपके बैक पे हम्प लगेगा। तो ये आपके ट्रेनर को उसको चेक करना पड़ता है कि हाँ भी इनको ये इशू है, उस इशू पे मैंने वर्क करना है, उसके साथ इनका ये गोल है, उस गोल पे ही वर्क करना है। तो साइमल्टेनियसली दोनों चीजें साथ साथ होती हैं। अच्छा, आपको लगता है कि जो जनरल ट्रेनर्स होते हैं, मतलब पर्सनल ट्रेनर्स अच्छे से ध्यान देते हैं और जनरल ट्रेनर्स अच्छे से ध्यान नहीं देते? देखो, वो डिपेंड करता है आपका ट्रेनर कौन है। अब मार्केट में एक गाड़ी 4 लाख की भी है, मार्केट में एक गाड़ी 40 लाख की भी है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन देयर फीचर्स, देयर एक्सपीरियंस, देयर इंजन। सो अब आप ट्रेनिंग में आओगे तो ट्रेनर्स ऐसे भी हैं जिनको 2-2 साल का एक्सपीरियंस है, ट्रेनर्स ऐसे भी हैं जिनको 15-15, 20-20 साल का भी एक्सपीरियंस है। मेरे से भी कुछ ऐसे ट्रेनर बैठे हैं जिनको दे हैव वे मोर नॉलेज देन मी, और कुछ ऐसे भी जिनको कम भी है। जब आप एक जिम ज्वाइन करते हो, अगर मैं अपनी ही जिम की बात करूं, अगर कोई मेरी जिम में आता है तो पहले हम उनका फिटनेस एनालिसिस करते हैं। अच्छा। वो इसलिए करते हैं कि हमें उनकी बॉडी पता लगे, उनके पोस्चर्स पता लगे, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता लगे। मैं कोई मेरे पास पर्सनली भी ट्रेनिंग करने आता है, अपार्ट फ्रॉम पर्सनल ट्रेनिंग, मैं उससे 1 वीक का टाइम लेता हूँ कि आपकी बॉडी पता तो चले मुझे कैसी है। अब आप डॉक्टर के पास जाओगे, सर मुझे जुकाम है, डॉक्टर पहले आपको पूरा चेक करेगा।
आपके हार्ट बीट चेक करेगा, आपका बॉडी टेम्परेचर चेक करेगा, आपका कफ चेक करेगा, आपके थ्रोट चेक करेगा, उसमें कुछ वो तो नहीं है ना, खारिश तो नहीं है ना, सोर थ्रोट तो नहीं है आपका, उसके बाद ही वो दवाई देता है। सेम गोज विद द वेट ट्रेनिंग और सेम गोज विद द वर्कआउट्स। जब आप हम किसी भी अच्छे ट्रेनर के पास जाओगे तो वो पहले आपको डायग्नोस करेगा, गोल आपका पूछेगा, उसके बेस पे आपको पहले 1 हफ्ता करवाएगा, आपके पोस्चर्स देखेगा, आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव देखेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी असेसमेंट होगी, असेसमेंट के अकॉर्डिंग देन ही विल प्रोवाइड अ वर्कआउट कार्ड। अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग ले रहे हो तो वो अपने हिसाब से उसके हिसाब से ट्रेनिंग करेगा। अगर आप जनरल ट्रेनिंग में हो तो वो आपको उस हिसाब से कार्ड बनाएगा, तो उस कार्ड के बेसिस पे आप ट्रेन करोगे। वो डिपेंड करता है कि आपका वर्कआउट बना रहे हैं वो कि नहीं बना रहे। अच्छा 90% जिम्स में आजकल ऐसा नहीं होता, दे आर लाइक ओके आ रहे हो ये करो और निकल जाओ। हाँ उसका बेनिफिट कुछ नहीं है। आप एक सिस्टमेटिक ट्रेनिंग प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना पड़ता है, जिसमें मान लो आपके पहले मंथ में ये एक्सरसाइजेस हैं, सेकंड मंथ में आपकी बॉडी स्ट्रांग हुई है कि नहीं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर उसको ऐसे चेंज करो, उसके बाद आप ऐसे चेंज करो। जैसे लेवल्स होते हैं, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस, एथलीट। आप किस लेवल पे आ रहे हो फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी ट्रेनिंग होगी, आपके गोल के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग होगी। अब मैं किसी पावर लिफ्टर को रनिंग की ट्रेनिंग नहीं दे सकता, पर मैं किसी और दूसरी कोई मैराथन वाले को मैं वेट ट्रेनिंग नहीं करा सकता बहुत हैवी, क्योंकि उनको अपना वेट उस हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। नो गोल्स डिफरेंट होते हैं तो वर्कआउट प्रोग्राम डिफरेंट होता है। ऑल द एक्सरसाइज विल ऑलवेज रिमेन सेम। जो रनिंग कर रहा है उसकी भी एक्सरसाइज मसल्स की वही होंगी, जो वेट लिफ्टिंग कर रहा है उसकी भी सेम होंगी। इंटेंसिटी पेस वो अलग होगा दोनों का। आजकल के यूथ में ना ये भी प्रॉब्लम है कि उन लोगों ने इंस्टाग्राम पेजेस वगैरह फॉलो कर रखे हैं, उन्हें लगता है कि वो ट्रेनर से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, फिर वहां से एक्सरसाइज वगैरह देखते हैं, खुद जाके ट्राई करना स्टार्ट करते हैं और फिर गलत एक्सरसाइज करते हैं और फिर देखते इंजरी हैं होती है। रिजल्ट्स ही नहीं आ रही। हाँ देखो, इसमें 2 चीजें होती हैं। गाइड करने को मैं दिन की 10 वीडियो बना के मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकता हूँ, मेरे भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक फॉलोअर्स हैं। बट मैं पोस्ट इसीलिए नहीं करता क्योंकि वो तो मेरी वीडियो देख के इन्फ्लुएंस हो जाएगा, पर उसको नहीं पता उसकी बॉडी में क्या इशू है। मुझे नहीं पता उसकी बॉडी में क्या इशू है। मैंने एक वीडियो डाली, हाँ दीज आर द चेस्ट वर्कआउट्स दैट आई डू, इससे मेरे को ये बेनिफिट मिला है, आप भी कर सकते हैं। हाँ पर अगर उसको शोल्डर इशू है तो वो चेस्ट वर्कआउट में कैसे कर पाएगा। बिल्कुल। अगर उसका शोल्डर लॉक है या रोटेटर कफ इशू है, अगर उसने डंबल से ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी, हो सकता है उसको झटका के रोटेटर कफ दोबारा प्रॉब्लम आ जाए। तो आपको ट्रेनर की जरूरत होती है। ट्रेनर सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप गए, आपका पोस्चर देखा और कुछ भी कर दिया। आप नॉर्मली यूट्यूब से देखे वर्कआउट करा, आपको इंजरी ऑलरेडी, आपकी इंजरी वर्सन भी हो सकती है, तो ट्रेनर इसलिए कि वो आपको प्रिवेंट करे, इंजरी ना हो और रिजल्ट अच्छे से आए। इनफैक्ट मैंने ये भी सुना है कि गलत योगा करने से भी बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं अगर आप बिना ट्रेनर के सिर्फ यूट्यूब से कर रहे हो। मैंने एक केस सुना था जिसके अंदर स्पाइन गल गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ बैड योगा, क्योंकि बिना ट्रेनर के खुद ही योगा कर रहे थे देखो थ्रू हर एक यूट्यूब। चीज के पोस्चर्स होते हैं। अब आप बैठे भी हो, इसका भी एक पोस्चर है। अब मैं अगर बैठूंगा, माय पोस्चर शुड बी अपराइट लाइक दिस। अब अगर मैं कैजुअली ऐसे होकर बैठूंगा 2 घंटे ऐसे बैठा रहूंगा तो मेरी भी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई चीज स्ट्रेच हो रही है, कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो वो प्रॉब्लम देगी। सेम गोज विद योगा। योगा के कुछ पोजेस बहुत डिफिकल्ट होते हैं। अगर आप वो विदाउट हेल्प या कुछ, अब आप हेड स्टैंड कर रहे हो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आपने वॉल का सपोर्ट नहीं लिया, आप गिर भी सकते हो, आप फेस की तरफ भी गिर सकते हो, कहीं भी गिर सकते हो। तो रिस्क तो हर एक जगह होता है। बच्चे को भी चलने के लिए सहारे की जरूरत होती है। जब वो बड़ा होता है स्कूल में, उसको पढ़ने के लिए टीचर की जरूरत होती है। जब वो घर गृहस्थी में आता है तो उसको भी अपने फादर से या मदर से नॉलेज लेनी पड़ती है कि मेरे को घर कैसे चलाना है, मेरे को दुनिया में कैसे वर्क करना है। हम हर एक बंदा कुछ सीख के ही आगे बढ़ता है। अगर मैं सोचूं मैं तो पैदा ही सब कुछ सोच के मतलब सीख के हूँ, तो वो बेनिफिशियल नहीं है, वो मुझे ही हर्ट करेगा। सेम गोज विद वर्कआउट्स एंड डाइट आल्सो। हर एक चीज में, नॉट ओनली द वर्कआउट्स, पर हर एक चीज में कोई ना कोई आपका गुरु होना चाहिए जो आपको आपके पॉजिटिव्स और नेगेटिव बताए, आपके नेगेटिव्स को पॉजिटिव में चेंज करे और पॉजिटिव को एनहांस करे। तो यू नीड समवन टू। ऑनलाइन क्लासेस लेने का फायदा होता है अगर हम ऑनलाइन योगा कर रहे हैं, तो भी तो सामने वाले ट्रेनर को नहीं पता ना हमारी बॉडी के बारे में। देखो उसमें फायदा है भी, नुकसान भी है। नुकसान ये है कि अगर आपने अच्छे से उनका पोस्चर कमांड नहीं पढ़ा तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। फॉर मी, अगर कोई बिगिनर है तो मुझे ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि उसको एक ट्रेनर जरूर हायर करना चाहिए, चाहे वो योगा कर रहा है, चाहे वो स्केटिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ताकि उसको बेसिक्स पहले पता लग जाए, ताकि उसके लिए आगे वो चीजें बेनिफिशियल हो। मैंने एक 300 पर मंथ वाली एक योगा क्लास ज्वाइन करी थी ऑनलाइन, इंस्टाग्राम पे ऐड के थ्रू। तो वैसे तो वो ओवरऑल अच्छी थी, बट उनके 2 दिन हफ्ते में योगा डे होते थे और एक दिन डंबल वाला डे होता था। तो फिर मैंने ये बात ऐसी मुझे एकदम से क्लिक करी कि मैम योगा करा रही हैं, उनका यूट्यूब उनका कैमरा ऑन है जूम पे
और वो साथ साथ हमें देख कैसे रहेंगे, मतलब कोई गलत योगा कर रहा है तो उन्हें पता तो चलेगा नहीं इतना, क्योंकि वो कराते कराते कितना ही ध्यान दे लेंगे कि बाकी सब लोग कैसा योगा कर रहे हैं। और उन्होंने पहले मुझसे कुछ पूछा भी नहीं कि आपकी बॉडी टाइप कैसा है, आप कर रहे हो क्या, मतलब मेरी बॉडी के बारे में आपका गोल क्या है, कुछ नहीं पता उन्हें। लेकिन वो ओवरऑल सबको करा रहे हैं एक जूम मीटिंग में, जहाँ पे वो खुद भी करा रहे हैं और साथ साथ देख भी रहे हैं, तो जो कि चीज अच्छे से होती नहीं है। तो फिर मतलब ऐसी क्लासेस लेने का कोई फायदा है या अवॉइड ही करें? देखो, आपकी बात का जवाब आपने खुद दिया है, 300 रुपए पर हेड। हम्म। अब कोई भी कोई काम कर रहा है, उसने एक वॉल्यूम, एक हम ना कुछ भी करते हैं एक वॉल्यूम की ट्रे उस पर करते हैं। अब आपके जूम में मान लो 20 लोग ऐड है, 20 के 20 को आप ध्यान नहीं दे पाओगे, नहीं दे सकते। तो आई डोंट रिकमेंड ग्रुप क्लासेस ऑनलाइन। हाँ, मैं खुद ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ, बट आई ऑलवेज गिव वन ऑन वन। ठीक है। क्योंकि उसमें मैं उनकी पोस्चर देख पाऊंगा, उनकी बॉडी को जान पाऊंगा। अब मैं 10 लोगों के ग्रुप में एक टीवी लगा के कैमरा सेटअप करके ट्रेनिंग मैं भी करवा सकता हूँ। अगर मैं आज 1,000 रुपए का सेशन निकालूं, मेरे को लगता है मैं एक महीने में 1,00,000-2,00,000 रुपए बैठा बैठा घर पे कमा हाँ। सकता हूँ, और दिन में 1 घंटा ट्रेनिंग देनी है। पर उससे ना क्लाइंट को बेनिफिट होगा, ना मुझे बेनिफिट होगा। मैं तो पैसा लेके साइड हो जाऊंगा, पर एक टाइम के बाद मेरे पास क्लाइंट आने कम हो जाएंगे। और रीजन बिंग, जो आपने आप रीजन खुद ही बोला है कि क्लाइंट को रिजल्ट नहीं आएगा, वो इंजरी करवा लेगा, वो 1 महीना करेगा फिर छोड़ देगा, फिर कभी 6-8 महीने बाद फिर कर लेगा शुरू किसी और से। जरूरी नहीं है मेरे से ही करे, हाँ। या जरूरी नहीं है किसी और से करे, मेरे पास भी आ सकता है, किसी और के पास भी जा सकता है, फिर करेगा फिर छोड़ देगा, तो उस चीज का बेनिफिट नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप ये चीज करना चाहते हो तो यू शुड हायर समवन प्रोफेशनल, जो आप पे अकेले पे ध्यान दे। योगा क्लासेस होते हैं, या तो आप इधर गो विद ऑफलाइन, आपको हाँ। ग्रुप क्लास करना तो गो विद ऑफलाइन इज द बेस्ट ऑप्शन। बट अगर आप डांस एरोबिक ये कर रहे हो तो ये ऑफलाइन, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अच्छे हैं। बट इफ यू वांट ट्रेनिंग, इधर योगा, इधर पिलाटे, इधर बॉक्सिंग, इधर वेट ट्रेनिंग, तो यू नीड वन ऑन वन ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है। अच्छा, आपके पास ऐसे कोई केसेस आए हैं जिसमें स्लिम लोगों ने बहुत ज्यादा वेट गेन किया हो मेरा खुद का केस एक्सरसाइज है। के थ्रू? क्योंकि मैंने तो आजकल ये सुना है कि कोई पतली लड़की या पतला लड़का भागता भी है ना, तो उसको लोग ये बोलते हैं, तू क्यों भाग रही है, तुझे पूरा सूखना है क्या, खत्म हो देखो, जाएगी। मेरा खुद का बॉडी वेट 49 kg था, अच्छा। and when I was training my peak weight was 95. Right now I'm somewhere around 74 75. I'm maintaining the weight. तो किसी और को तो क्या बोलूं, आई वाज अंडरवेट ऑलमोस्ट, लगा लो मेरा बॉडी वेट होना चाहिए समवेयर अराउंड 74। एट दैट टाइम आई वाज ओनली 49, मैं खुद अंडरवेट रहा हूं। अच्छा। तो ऐसे मैंने लोग भी बहुत ट्रेन करे। आई हैव ट्रेन्ड समवन हु वाज ओवरवेट आल्सो, ही लॉस्ट समवेयर अराउंड 13 to 14 kg। उनकी बॉडी में स्कोप था 13-14 kg रिड्यूस करने का, इसलिए दे विल बी एबल टू रिड्यूस 14 kg। ऑन द अदर हैंड आई हैड क्लाइंट आल्सो जिन्होंने मंथ में 3-4 kg रिड्यूस करा है। आई हैड क्लाइंट जिन्होंने मंथ में 1-2 kg इंक्रीज भी करा है। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने 4-5 kg इंक्रीज करा है। तो हर एक की बॉडी डिफरेंट है, हर एक का स्कोप डिफरेंट है। अब किसी की हाइट है 5 फुट 10 इंच, उसका बॉडी वेट 150 kg है, तो उसकी बॉडी में स्कोप है 10-10 kg मंथली रिड्यूस करने का। अब किसी की हाइट सेम है, उसका बॉडी वेट 80 किलो, उसकी बॉडी 10 kg एक मंथ में रिड्यूस नहीं कर सकती। तो रिड्यूसिंग का भी एक पैरामीटर होता है कि आपकी बॉडी कैसे कैसे करके कितना कितना रिड्यूस कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हर एक को रिजल्ट आते हैं, बट डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप करना चाह रहे हो कि नहीं करना चाह रहे हो। तो बेसिकली स्लिम लोगों को करनी चाहिए जिम? हर एक को करनी चाहिए, चाहे स्लिम हो, चाहे मोटा हो, चाहे हेल्दी हो, फिट हो, एवरीबॉडी नीड्स वर्कआउट। वही है कि डाइट का ज्यादा रोल होता है, अगर बिना उसके जिम करते तीन रहेंगे तो चीजों का खत्म हो रोल होता है जाएंगे। बेसिकली। जब आप ट्रेन करते हो या कुछ भी करते हो, 3 चीजें बहुत मैटर करती हैं, योर वर्कआउट, योर रेस्ट एंड योर डाइट। अच्छा। ये ट्राइपॉड होता है बेसिकली। जैसे आप ट्राइपॉड पे, कैमरा के ट्राइपॉड होते हैं ना, उसकी एक भी लेग हटाओगे इट विल फॉल डाउन। कितने आवर्स का रेस्ट लेना चाहिए एक दिन में अगर जिम रेस्ट बेयर मिनिमम 6 to 7 आवर गुड स्लीप। अच्छा। वो ऐसा नहीं है कि आप अभी सोए हो 1 घंटा, आपकी आंखें मतलब आप हाफ स्लीप में हो, देन आप 4 घंटे की नींद ले रहे हो, फिर 1-2 घंटे की हाफ स्लीप है। एटलीस्ट 6 घंटे की डीप स्लीप होनी चाहिए। अच्छा। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि लोग बोलते हैं कि अगर अभी से जिम ज्वाइन करिए, मतलब बच्चे 16-17 साल के बच्चों को बोलते हैं कि अगर अभी से जिम ज्वाइन करिए तो तुम्हारी हाइट रुक जाएगी। ये मिथ ऐसा है। होता है? नहीं, मैंने खुद 16-17 साल की उम्र में मैंने शुरू करा है, और वर्कआउट करने के बाद आई वाज अ हेवी लिफ्टर। वर्कआउट करने के बाद भी मेरी 2.5 इंच हाइट बढ़ी है। आई वाज 5'7" और राइट नाउ आई एम 5'9 and a half। हाइट आपकी डिपेंड करती है आपके जेनेटिक्स पे, आपकी बॉडी के ऊपर। आपकी बॉडी एक, मतलब जब आप बच्चे होते हैं ना 16 साल के, आपकी बॉडी एक हार्मोन बनाती है जीएच, ग्रोथ हार्मोन। अच्छा। जब आपकी फेशियल हेयर ग्रोथ शुरू होती है, आपकी हाइट एक लेवल तक पहुंचती है, 15-16 साल के बच्चों में ग्रोथ हार्मोन हाई हो जाता है, प्यूबर्टी वाला स्टेज है प्यूबर्टी ना ये? वाला जो स्टेज आता है। तो वो आपके उसके ऊपर डिपेंड करता है। उस टाइम पे आपके स्ट्रेस लेवल भी डिपेंड करता है, आपके माइंड में कितना स्ट्रेस है, आपकी बॉडी पे कितना स्ट्रेस है। अब किसी की बॉडी स्टिफ है तो उसकी हाइट पे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा। यू शुड कीप योर, अगर आप बच्चे हो तो यू शुड कीप योर बॉडी फ्लेक्सिबल।
यू शुड डू मोर स्पोर्ट्स, तो उसमें आपकी ग्रोथ अच्छी होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, बाकी ऑल डिपेंड्स अपॉन योर जेनेटिक्स। ठीक है। अच्छा, ये भी होता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि जिम जाने से उनका हेयर लॉस स्टार्ट हो गया, कुछ होता है ऐसा? देखो वो भी कि ये चीजें बेसिकली जेनेटिकली डिपेंड करती हैं लोगों पे। हाँ, कुछ लोग अगर आप गलत तरीके की कुछ डाइट ले रहे हो, गलत चीजों का सप्लीमेंट्स गलत यूज कर रहे हो, तो आपको हेयर लॉस के इश्यूज होते हैं। सप्लीमेंट्स भी आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, मतलब लोग कहते हैं कि विटामिन्स वाले तो स्पेशली, और प्रोटीन्स पे भी लोग ओवर डिपेंडेंट हो रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, उन्हें नॉर्मल कर रहे हैं ये सब चीज़ों को। देखो नॉर्मलाइज और तो कोई नहीं कर रहा, ट्रेनर से कर रहे हैं बेसिकली। हाँ। मल्टीविटामिन एक ऐसी चीज है जो हर कोई ले सकता है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जब आपके डाइटरी फाइबर से मल्टीविटामिन पूरे नहीं हो पा रहे हो, हम्म। तो यू नीड समथिंग टू कंप्लीट योर डेली नीड। मल्टीविटामिन मिनरल्स वगैरह ये आप सब ले सकते हो, जिंक, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारे होते हैं, फिर आपके जो मल्टीविटामिन हो गए वो आप लोगे तो अच्छा है। प्रोटीन आपको तब लेने की जरूरत है जब आप नॉर्मल डाइट से कंप्लीट नहीं कर पा रहे। मी पर्सनली आई नेवर रिकमेंडेड एनीवन टू टेक प्रोटीन ऑन अ फर्स्ट डे और ऑन अ फर्स्ट हैंड। हम्म। आई फर्स्ट गो विद द क्लाइंट के उनको देखता हूँ कि हाँ भी आपकी डाइट कैसे चली है। मेरे पास कोई पर्सनली अगर क्लाइंट आएगा, मेरे पहले उससे 3 क्वेश्चन हो गए, आपका डेली का डाइट क्या है, हाँ। आपकी इंजरीज क्या है, और आपका पास्ट वर्कआउट एक्सपीरियंस क्या है, आपने कभी करा है कि नहीं करा। उस बेसिस पे मैं उनको गाइड करता हूँ, अच्छा आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए। अब जैसे हम बोलते हैं प्रोटीन इज ए सप्लीमेंट, जब आपकी डाइट से कोई चीज पूरी नहीं हो रही है, उसको सप्लीमेंट करने के लिए आप क्या ले रहे हो। हाँ। प्रोटीन इज ए हेल्दी थिंग, आप ले सकते हो, बच्चे भी ले सकते हैं, बूढ़े भी ले सकते हैं। अब आप ने देखा होगा जो छोटे बेबीज होते हैं जो मदर फीड नहीं लेते, उनके लिए भी एक प्रोटीन आता है, पाउडर मिल्क आता है, दैट इज ए सप्लीमेंट। पाउडर मिल्क में भी प्रोटीन होता है, और भी काफी चीजें होती हैं, तो दैट इज आल्सो सप्लीमेंट। तो बच्चों को भी मत साइड दो। इफेक्ट्स भी होते हैं कोई प्रोटीन वगैरह के? अगर गलत चीज लोगे तो साइड इफेक्ट होगा। यू शुड बाय समथिंग समवेयर के जहां से ऑथेंटिक आपको चीज मिले। ये वे वगैरह के नहीं होते? वे प्रोटीन, केजिन प्रोटीन 2 तरह का होता है। वे प्रोटीन होता है इजीली सॉल्युबल होता है, आपकी बॉडी जल्दी डाइजेस्ट करती है। केजिन स्लो प्रोसेसिंग होता है बॉडी में, तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। वे प्रोटीन हम डे टाइम पे लेते हैं, ज्यादा फेमस है वो वे प्रोटीन है, इसलिए क्योंकि उसको आप डेली लाइफ में ले सकते हो। केजिन एक प्रोटीन है जिसको आप ओवर द पीरियड ऑफ नाइट लेते हो। अच्छा। जैसे सोने से पहले लिया, फिर वो नाइट में रिकवरी करता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द रिकवरी। अच्छा, और एक वेजिटेरियन पर्सन अपनी डाइट कैसे पूरी कर सकता है, क्योंकि वो चिकन वगैरह तो खा नहीं सकते जो कि मेन सोर्सेज ऑफ देखो डाइट वगैरह जैसे माना अभी जाता मैंने है। आपको चीज बोली, उनकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, फिर आपके डाइजेशन के ऊपर है। अब मैं आपको बोलूं आप 100 ग्राम डेली की दाल खाओ, 100 ग्राम पनीर खाओ, आई एम टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल मील। अब 100 ग्राम पनीर खाओ, 100 ग्राम दाल खाओ, 100 ग्राम आप मशरूम भी खाओ, तो उनकी बॉडी हर एक चीज डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, तब आपको वो सप्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी। वो भी अच्छा। आपके डाइजेशन के ऊपर, अगर आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो यू डोंट नीड इट, अगर आपको डाइजेशन का इशू आ रहा है सो यू नीड अ सप्लीमेंट फॉर दैट। बिना सप्लीमेंट्स के कोई प्रोटीन के सोर्सेज वेजिटेरियन लोगों के लिए? लिमिटेड हैं, पर हैं। जैसे सोया प्रोडक्ट्स हो गए, मशरूम हो गया। सोया इज नॉट रिकमेंडेड फॉर मेल, डेली नहीं खाना चाहिए। सोया प्रोडक्ट्स हो गए, दालें हो गई, बीन्स हो गए, आपका मशरूम हो गया, ब्रोकली हो गया, पनीर हो गया, मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट हो गया, कर्ड में भी कुछ परसेंट आपको वो मिलता है, दूध, लस्सी, तो ये है ही है हमारे पास। आपके पास ये गिने चुने प्रोटीन के सोर्सेज हैं। सोया चंक्स क्यों नहीं खाने चाहिए मेल्स को? सोया चंक्स बेसिकली आपका एस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाते हैं। अगर आप एक लेवल से ज्यादा खाते हो फॉर मेल्स, सो एस्ट्रोजन लेवल बढ़ने की वजह से उनमें हार्मोनल इशू आ सकता है। तो अच्छा। मेल्स को रेगुलर नहीं खाना चाहिए, वीक में एक दो बार आप खा सकते हो। कुछ क्वांटिटी होती है एवरेज, इतनी क्वांटिटी लेना इज सेफ? वो हाइट और बॉडी के अकॉर्डिंग सबका डिफरेंट होता है, बट अकॉर्डिंग टू मी आप 50-60 ग्राम खा सकते हो वीक में 2 बार। और फीमेल्स के लिए सेफ है बिल्कुल? फीमेल के लिए बिल्कुल सेफ है, क्योंकि फीमेल्स में एस्ट्रोजन जो होता है वो मेन हार्मोन है, तो फीमेल्स के लिए वो अच्छा है। गार्लिक खाओ, बेरीज खाओ, आपका सोया चंक, सोया रिलेटेड प्रोडक्ट खाओ, ये अच्छा होता है लड़कियों के लिए। अच्छा, मतलब हम लोग डेली कंज्यूम कर हाँ, सकते हैं लड़कियां soya डेली chunks? कंज्यूम कर सकती हैं 50 to 60 grams? 50-60 ग्राम्स। दैट ऑब्वियसली डिपेंड्स अपॉन देयर हाइट, वेट एंड सब कुछ ना, अच्छा, ऐसा तो कुछ उनकी भी डाइट होता है? रूटीन कैसे है। हाँ, ऐसा कुछ भी होता है कि जो पीसीओडी पीसीओएस वाली लड़कियां होती हैं उन लोगों को कुछ चीजें अवॉइड करनी चाहिए, या जिम में कुछ चीजें का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो फास्ट फूड, जिसको देखो पीसीओएस पीसीओडी होता क्यों है, आपके लाइफस्टाइल की वजह से। लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होता, आपका डाइट रूटीन अच्छा नहीं होता, आपका स्लीपिंग साइकिल नहीं अच्छा होता। आप मोस्टली, मतलब ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मोस्टली आप लड़कियों को पूछोगे आपको पीसीओडी पीसीओएस है, उनका लाइफस्टाइल पूछोगे, दे आर वर्किंग इन द नाइट शिफ्ट। अब रात में वो खाना लेके नहीं जाएंगे या बनाएंगे नहीं, इरेगुलर मील होगा, गलत मील खाएंगे, कभी नाइट शिफ्ट है, कभी मॉर्निंग शिफ्ट है, कभी नाइट शिफ्ट है, कभी मॉर्निंग शिफ्ट है, तो मील सर्कल अच्छा नहीं होता। फास्ट फूड खाते हैं,
तो उससे कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट आएगा। स्लीपिंग साइकिल अच्छा नहीं है, आप बॉडी को रेस्ट अच्छे से नहीं दे रहे हो, डाइट अच्छे से नहीं दे रहे हो, वो कुछ तो खराब करेगा, तो वो पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम करता है। हाँ, तो डाइट का या कुछ ट्रेनिंग में जिम में उनको ध्यान रखना चाहिए किस चीज का? उनको अपना फास्ट सबसे फूड पहले तो हो गया। फास्ट फूड छोड़ो, अपना हम्म लाइफस्टाइल सेटल करो। हम्म एट लीस्ट चाहे नाइट शिफ्ट है चाहे डे शिफ्ट है, वो आपका स्लीपिंग सर्कल बेटर करो पहले तो। लाइफस्टाइल बेटर करना बहुत जरूरी है। आप बाहर का तो सबसे पहले छोड़ो, उसके बाद सोने पे ध्यान दो कि हम्म टाइमली मैंने सोना है, मेरा ये टाइम सोने का, वो इसी टाइम सोना है। अपना ऑनलाइन टाइम कम करो, हाँ। या अपना सॉफ्टवेयर टाइम जो हम कह सकते हैं कि आप फोन कम चलाओ, इतने से इतने टाइम ही चलाओ, उसके बाद ट्रेनिंग को उसमें इंक्लूड करो। और कुछ फूड उन्हें अवॉइड करने होते हो जिसकी वजह से उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ रहा होता है, क्योंकि पीसीओडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है इंक्रीज बॉडी हो के जाती अंदर। है, वो हम्म इसलिए होते हैं ना, आपके एस्ट्रोजन जो रिसेप्टर्स होते हैं वो काम करने लग जाते हैं। हम्म अनहेल्दी फास्ट फूड खाओगे आप, तो वो कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट कर रहे हैं। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। फास्ट फूड कम करो, हाँ। अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी करो, ऐसे चीजें आप कंज्यूम करो जो आपके लिए हेल्दी हो। बीइंग अ गर्ल, वो आजकल ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है, आप सर्च करोगे गुड फूड फॉर गर्ल्स तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आजकल तो चैट जीपीटी और एआई भी आ गया, हम्म वो खुद आपको बता देगा मेरा हाइट वेट इतना है जी, मेरे को क्या खाना चाहिए। वो खुद हम्म ही आपको सारा निकाल देगा। आप अच्छा एज अ गर्ल आपको ये फ्रूट खाने चाहिए, तो आप उनमें से कॉम्बिनेशन बना के अपना खा सकते हो। अच्छा, आपने कभी किसी हॉस्टल स्टूडेंट की हेल्प करी है डाइट पूरी करने के लिए? क्योंकि मैं खुद भी हॉस्टल में रहती हूँ और हम लोगों के लिए डाइट पूरा करना विद इन बजट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कुछ सोर्सेज हमारे लिए जिससे हमें हेल्प हो। देखो, मैं खुद 4 साल बाहर रहा हूँ, अकेला रहा हूँ। हम्म काइंड ऑफ हॉस्टल ही कह सकते हो। जब आप अकेले रहते हो आप बहुत आलसी हो जाते हो, आप खुद खाना नहीं बना पाते। ऐसे सिनेरियो में मेरे लिए सबसे बेस्ट रहा है राइस कुकर। अच्छा। उसमें आप एग्स भी बॉईल कर सकते हो, उसमें आप कुक भी कर सकते हो, और हार्डली मेरे ख्याल से 4 या 5 हज़ार का आपका एक मील बनेगा, पूरे मंथ का बजट बनेगा। अच्छा। जिसमें अगर आप हेल्दी बॉइल्ड फूड खाओगे आप इजीली खा सकते हो। एग्स बॉईल कर सकते हो, पनीर बॉईल कर सकते हो, पनीर रोस्ट कर सकते हो उसी के अंदर। आप राइस कुक कर सकते हो, आप चिकन कुक कर सकते हो। सो दैट इज द बेस्ट वे। राइस कुकर इलेक्ट्रिकल होता है? इलेक्ट्रिकल होता है राइस कुक, इलेक्ट्रिकल भी यूज करते हो, इलेक्ट्रिकल केटल यूज कर सकते हो पानी बॉईल करने के लिए, अंडे बॉईल करने के लिए। ठीक है। आपने कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्ट लिया बहुत सारे? मैंने 2014-15 में कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। अभी आई एम अगेन ट्राइंग टू compete, बाकी डिपेंड करता है कि वो किस वे में जाता अच्छा, आपके पहले कंपटीशन कैसा रहा था है। एक्सपीरियंस? नर्वस, although I'm a stage person, I used to do भंगड़ा हम्म in my school time, तो स्टेज प्रेजेंस मेरी ठीक थी। आई एम अ क्वाइट कॉन्फिडेंट किड, बट व्हेन यू आर इनटू बॉडी बिल्डिंग तो आपको एक क्या कहते हैं, फ्रेंची में आपको खड़ा देते हैं, तो हम्म दैट इज अ स्लाइटली ऑकवर्ड थिंग फॉर मी। बट आई लव टू पोज, सो मेरे लिए थोड़ा नर्वस चीज रहा था कि पहली बार चढ़ा था। बट आई गॉट ब्रोंज इन दैट। I got bronze in Mr. Mohali and I got bronze in Mr. Panchkula अच्छा। in 2014 and 15. After that I stopped competing because बॉडी बिल्डिंग में पैसा बहुत लगता है। अच्छा। अगर आप एक कंपटीशन, आप लोकल कंपटीशन भी खेलोगे तो आपको एटलीस्ट 50 से 60 हज़ार रुपए मिनिमम खर्चा लगेगा ही लगेगा आपका। स्टेरॉइड्स वगैरह भी लेते हैं बॉडी बिल्डिंग वाले लोग? बहुत लोग, क्या साइड आजकल इफेक्ट्स? नेचुरल भी आ गया, बट आप कह सकते हो 80-85% लोग स्टेरॉइड लेते हैं क्या जो साइड compete इफेक्ट्स करते होते हैं उनके? हैं। बहुत, आपके जब आप छोड़ते हो आपको हेयर लॉस का इशू आता है, हम्म आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल अप डाउन होते हैं, हम्म आपके मूड स्विंग्स होते हैं, आपको एक्ने का इशू आता है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बीइंग अ मेल उसमें बहुत हम्म इश्यूज आते हैं। हम्म तो इश्यूज ये हैं इनके। तो नहीं लेने चाहिए ना स्टेरॉइड्स बिल्कुल नहीं, भी? नॉर्मल पर्सन को नहीं लेनी चाहिए until unless you are competing and you are doing something under guidance, that is a good thing। बट अगर आप सोच रहे हो कि मैं खुद ही स्टेरॉइड लेके खुद ही मैं बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा, और या आप नॉर्मल पर्सन हो, मेरे को सिर्फ अच्छा दिखने के लिए स्टेरॉइड लेना है, आई विल नेवर रिकमेंड इट। अच्छा। अच्छा, ये भी होता है कि जिन लोगों को आर्थराइटिस वगैरह हो या कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो, बीपी का इशू हो या ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो, उन लोगों को जिम करना चाहिए? ऑब्वियसली, अर्थराइटिस में बेसिकली क्या होता है, आपके बोन्स बेंड होते हैं हम्म मसल वीक होने की वजह से। हम्म दिस इज माय ऑब्जर्वेशन। तो उसमें ये होता है, अगर आप मसल को ट्रेन, देखो ऑब्वियस सी बात है, आपकी बॉडी दो चीजों पे खड़ी है, बोन्स एंड मसल। हम्म ऑर्गन सॉफ्ट टिश्यू है, मसल भी सॉफ्ट टिश्यू है। बोन आपकी बॉडी को शेप देता है, मसल आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है। अब आपकी बॉडी में शेप है, आप स्ट्रेंथ नहीं दे पा रहे हो, तो वो शेप भी बिगड़ेगी, तो आर्थराइटिस के वे में बिगड़ेगी, अदर वेज में भी बिगड़ेगी। तो आपको ट्रेनिंग करनी चाहिए, आपकी काफी चीजें उससे प्रिवेंट होती है। अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो आपको शुगर का इशू नहीं होगा, अच्छी खासी ट्रेनिंग कर रहे हो, अगर आप बैलेंस डाइट खा रहे हो शुगर इशू नहीं होगा, फैटी लीवर का इशू नहीं होगा,
आपको पीसीओडी पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, आपको सर्वाइकल जैसा इशू नहीं होगा, लोअर बैक पेन नहीं होगा, नी पेन नहीं होगा, आपके हार्मोन्स अच्छे रहेंगे। अगर आप साथ में साइमल्टेनियसली कार्डियो करें तो आपको बीपी, आपका ये एस्मा, ऐसे इश्यूज आपको नहीं आएंगे। अच्छा, तो मतलब बेसिकली हम मेंटेन करके रख सकते हैं, खत्म नहीं हो सकता, मेंटेन्ड रहेगा। देखो अगर इश्यू कोई आ गया अर्थराइटिस का, आप प्रॉपर इलाज नहीं कर पाओगे, पर उसको थोड़ा सा प्रिवेंट कर पाओगे। अगर आप ट्रेनिंग शुरू से कर रहे हो तो आपको इश्यूज आने के चांसेस बहुत कम है। पर्सनल ट्रेनर वगैरह चाहिए होता होगा इन सब चीजों के लिए, अगर किसी की मेडिकल हिस्ट्री देखो है कोई। हाँ, उसके लिए आपको चाहिए, बिकॉज पर्सनल ट्रेनर का काम ये है कि आपको जो इश्यू है वो इश्यू में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए उसको क्योर करने में। अब किसी को लोअर बैक इशू है और उसने ऑनलाइन देख लिया, जैसे अभी आपने पहले क्वेश्चन किया था कि ऑनलाइन ट्रेनिंग देख लेते हैं। अब किसी को लोअर बैक इशू है, वो जिम में जाके डेडलिफ्ट करेगा, उसको लोअर बैक इशू एग्रीवेट ही होगा और ज्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए आपको ट्रेनर की जरूरत इसलिए है कि आपको आपकी बॉडी को कोई समझे, आपको उसके अकॉर्डिंग ट्रेन करे, अदर देन एमलेस भागना। अब एम आपको पता है आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, पर आपको उसका पाथ नहीं पता, तो आप कभी लेफ्ट जाओगे, कभी राइट जाओगे, कभी अप डाउन जाओगे, कभी डाउन जाओगे। बट इफ यू हैव समवन हु नोज द पाथ हाउ टू टेक यू देयर, तो आपके लिए वो जर्नी इजी हो जाती है और आपको इश्यूज नहीं आते उसमें। ऐसा कोई क्लाइंट है आपका जिसने आर्थराइटिस वगैरह से रिकवर किया हो, या बीपी प्रॉब्लम्स, ब्रीदिंग प्रॉब्लम से भी किया हो? ब्रीदिंग का मेरे को बचपन में खुद को इशू था। अच्छा, जो मैंने क्योर किया, जिम करने से ठीक हो जिम गया? करने से बेटर हुआ है मेरा। अच्छा। वही प्रोटोकॉल एक फॉलो करके। आई हैव ट्रेन्ड समवन हु हैड अ नीज इशू, तो उनको भी नीज को स्ट्रॉन्ग करा है, स्ट्रेंथन अप करा है। आई एम ट्रेनिंग समवन हु इज अ डॉक्टर हु हैज अ वेरी बैड सर्वाइकल, तो उनको भी 3-4 वीक में उनको ऑलमोस्ट, दीज आर हर वर्ड्स, के 70-80% उनका ठीक हो चुका है। अच्छा। सिर्फ ट्रेनिंग से। अच्छा। वही डिपेंड करता है आप किस वे में उसको प्रोटोकॉल को ले रहे हो। अगर आप उस प्रोटोकॉल से चल रहे हो तो आपको ठीक हो सकता है। अच्छा, डिप्रेशन वगैरह वाले लोग भी आपके पास आए हैं जिनका रिकवर हो गया हो? हाँ, आई हैव क्योंकि ट्रेन्ड समवन इन हाँ 2016-17 हु हैड अ डिप्रेशन इशू। अक्सर ना डिप्रेशन वाले लोगों का क्या होता है, व्हेन दे गो टू थेरेपिस्ट, तो उन लोगों को वो लोग ढेर सारा दवाइयाँ वगैरह दे देते हैं, और फिर उन्हें लगता है कि उम्मीद दिखती है कि शायद उनकी दवाइयाँ वगैरह से ठीक हो जाए, बट दैट मेक्स इट इवन मोर वर्स्ट। तो जिम मुझे लगता है कि एक सॉल्यूशन हो सकता है उन लोगों के लिए। किस तरीके से हेल्प करता है जिम? देखो जब आप डिप्रेशन में होते हो ना, दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, आप डिप्रेशन में सबसे पहले अपने आप को कट डाउन करते हो दुनिया से। हाँ। सो डिप्रेशन वाला बंदा एकदम इंट्रोवर्ट बन जाएगा। So you need someone who is extrovert, who indulge you in conversations, के हाँ भी बात करे आपसे, आपको फील गुड कराए। वर्कआउट के बाद ना आपकी बॉडी फ्रेश फील करती है, so you'll feel good। आपकी बॉडी कुछ हार्मोन्स या कुछ चीजें रिलीज करती है, इससे you'll feel good। और उसके साथ अगर आपके पास ट्रेनर अच्छा है, who have a good nature, तो आपको कन्वर्सेशन में भी इनिशिएट करवाएगा कि हाँ जी सर कैसे हो, कैसा चल रहा है। तो वो चीजें क्योर तो करती हैं। दवाइयों से डिप्रेशन आई डोंट थिंक सो कि प्रॉपर ठीक होता है, अनटिल अनलेस आप सोशल हो। जब आप लोगों से मिलोगे, आपकी थिंक, अब डिप्रेशन में क्या होता है, यू मेक अ सिनेरियो आउट ऑफ समथिंग एंड यू कीप ऑन रिकॉग्नाइजिंग इट, यार मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है। जब आप सोशल लाइफ में जाओगे, जिम में जाओगे, आपको 4 लोग ट्रेन करते हुए मिलेंगे, खुश मिलेंगे, अच्छे चेहरे मिलेंगे, हंसते हुए मिलेंगे। आपको 4 दीवारी में आपको खुद ही शक्ल दिखेगी या दीवार दिखेगी, तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। जब आप जिम में जाओगे, आपको 4 लोग हंसते हुए भी दिखेंगे, वेट ट्रेनिंग करते दिखेंगे, एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए दिखेंगे, आपका ट्रेनर आपको मोटिवेट करेगा, तो वाइब्स अच्छी आती हैं। अब ट्रेनर्स अच्छा है, बोलने में भी अच्छा है, आपको ट्रेनिंग भी अच्छे से कर रहा है, जब आपकी बॉडी खुद को, आपको बॉडी में रिजल्ट्स दिखने लगेंगे कि अब यार मेरे पोस्चर्स अच्छे हो रहे हैं, मेरी बॉडी बन रही है, तो आपको खुद भी अंदर अच्छा एक वो रिलीज होता है हार्मोन, तो आप ऑब्वियसली उसको क्योर कर पाते हो। वही है कि जिम करने से सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीजें बहुत ज्यादा जिम से इम्प्रूव हो आप 3 जाती है। चीजें ट्रेन कर सकते हो, माइंड, योर बॉडी एंड योर ऑर्गन्स। ठीक आप है। तीनों चीज को फ्रेश कर सकते हो। ठीक है, तो तब क्या इम्पैक्ट रहता है मेंटल हेल्थ पर जिम करने से, कैसे अच्छा हो जाता है? देखो सीधी सी बात है, अब आप बाहर घूम रहे हो, अब ढीले से होके घूम रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होगा, एंड व्हेन यू नो यू लुक गुड, आपकी बॉडी अच्छी है, आप एक अच्छा पोस्चर मेंटेन कर रहे हो, तो आप में ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो हेजिटेशन कम होगी, हेजिटेशन कम होगी तो आपका ऑब्वियसली बात है, आपका माइंड थोड़ा सा काम रहेगा, आप किसी को भी कॉन्फिडेंटली आंसर दे पाओगे। ये तो है, अगर नॉर्मल पर्सन सिर्फ एक जॉगिंग भी कर लेता है ना दिन में, तो उसे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है कि वो बाकी सारे लोगों से आगे है, कि वो आगे कुछ तो अलग कर रहा है, सुबह उठ के जैसे पता नहीं क्या हासिल कर लिया हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो फिटनेस का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ जिम में ही जाओ, आप खुद भी करो, आप रनिंग भी करो, जॉगिंग भी करो, आप बाहर खुद ही पुशअप लगा लो, पुलअप्स लगा लो,
वो भी आप एक्टिविटी करोगे, आपको बेसिकली अपनी बॉडी को एक्टिवेट रखना है और उसके पोस्चर्स करेक्ट रखने हैं ताकि आपके में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। जिम करने से डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा हो जाता है ना काफी। हाँ, अब देखो आप वर्कआउट कर रहे हो, आप एक मील का एक स्ट्रक्चर बनाओगे, आप एक वर्कआउट का स्ट्रक्चर बनाओगे, एक रेस्ट का स्ट्रक्चर बनाओगे। तो अब एज एन एग्जांपल मैंने सुबह 6 बजे कार्डियो करना है और मेरे को 8 बजे मील चाहिए, तो मैं 6 बजे कार्डियो करूंगा अपना, आके 8 बजे मील लूंगा, फिर 8 बजे के बाद मेरा नेक्स्ट क्या मील होगा, उसके बाद मैंने क्या करना है। तो वो होता है, तो आप में ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन आता है कि मैंने इस टाइम पे ये चीज करनी है और इतने बजे मेरा वर्कआउट है, इतने बजे मैंने उठ के ये करना है। तो डिसिप्लिन तो लाता है वो। मैंने ना ये सुना है, मतलब जो लोग जिम जाते हैं और काफी टाइम से जा रहे होते हैं ना, लोगों को जिम से बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है। वो लोग बाकी सब भी चलते फिरते लोगों को ये बोलते हैं कि जिम जाओ, सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी, सारी टाइम मैनेजमेंट देखो भी आ जाएगा, डिसिप्लिन भी आ जाएगा, सब हो बिल्कुल सही जाएगा। बोल रहे हो आप। जब आप वर्कआउट करते हो ना, सेम इसमें कॉन्फिडेंस की ही बात आती है। हाँ। जब आप खुद को अच्छा फील कर रहे हो, अंदर से बॉडी अच्छी फील करे, तो वो अगले को भी बोलोगे। यार देखो, आजकल नेगेटिव लोग कम बोलते हैं, आप कोशिश करते हो अगले को अच्छी चीज बता दें। हाँ। यार ये इससे मेरे को अच्छा लगा है, तू भी करके देख, तेरे को भी अच्छा लगेगा। सो जिम वैसे ही, अब आपकी बॉडी अच्छी है, आपके पोस्चर अच्छा है, यू हैव अ बीच बॉडी हम कह दें, तो आपको लगेगा यार बॉडी अच्छी दिखाएंगे, तो यू ट्राई टू गो टू द बीच। सो सेम है, अगर आपकी बॉडी अच्छी है तो आप अगले को भी पुश करोगे, यार अच्छा फील गुड फैक्टर है, मैं भी जाता हूँ, तो भी करा कर। हाँ, इवन माय फ्रेंड्स जब वो लोग डेडलिफ्ट वगैरह मार के आते हैं तो वो लोग बहुत शो ऑफ वगैरह करते हैं, हम लोग डेडलिफ्ट मार के आए, मजा आ गया, आज तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा फील हो रहा है। हाँ वही ना, वो एक बॉडी वही रिलीज कर रही है ना हॉर्मोन्स, जो फील गुड हॉर्मोन्स होते हैं, तो उनको वही एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी होती है। अब एक छोटा हम हमारे इंडिया में क्या है, बचपन से हम ना कॉम्पिटिटिव बहुत है, तो बच्चे को बोलते हैं बेटा फर्स्ट आना है, बेटा फर्स्ट आना है। और जब आप ऐसी चीज कोई अचीव करते हो ना, जो आपको लगता है कि यार ये मैंने अच्छा करा है, तो आप में ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस और वो बूस्ट आता है अंदर से, यार मजा आ गया, कल फिर करेंगे। जब आप डेली एक चीज अचीव करते जाते हो ना, तो आपके अंदर बूस्ट आता रहता है, तो वो एक टाइम के बाद जाके आपकी हैबिट बन जाती है। आपको बहुत सारे स्ट्रगल्स भी तो आए होंगे ना अब तक यहाँ तक पहुंचने में। हाँ, आपने क्या क्या अचीव कर लिया अब तक? मैंने 12 साल में 2 कंपटीशन जीते हैं और 12 साल के अंदर मेरी खुद की 2 जिम्स हैं। अच्छा, और क्या स्ट्रगल्स फेस किए? 2 जिम खोलना बिल्कुल आसान नहीं है 12 साल में। नहीं देखो, जिम खोलना आसान है, बट जिम को चलाना बहुत मुश्किल है। तो बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस और बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, यू शुड गेट इन द डेप्थ कि उसको स्टार्ट कैसे करते हैं, उसको रन कैसे करते हैं और उसकी प्रोग्रेशन कैसे होता है। तो मैंने 2016 या 15 में अपनी पहली जॉब शुरू करी थी एज अ सपोर्टर। दैट इज द वेरी लो लेवल इन अ जिम। एट दैट टाइम मेरी सैलरी भी मेरे ख्याल से 5-6 हजार रुपए पर मंथ थी। अच्छा। तो उससे मैंने स्टार्ट करा। मैंने स्ट्रगल्स देखे कि जो लोअर लेवल के लोग होते हैं, सपोर्टर्स हो गए, सफाई वाले हो गए, उनकी लाइफस्टाइल कैसे होता है, वो ये जिम में क्या स्ट्रगल फील 2016 की बात है? 2016-17 की। अच्छा। देन 15-16 सॉरी। अच्छा। देन फिर मैं ट्रेनर में प्रमोट हुआ। देन मैंने लोगों को ट्रेन करा, उनके बारे में देखा कि उनको क्या स्ट्रगल्स होती है, क्योंकि जब आप बिजनेस करते हो यू नीड टू नो योर कस्टमर और यू नीड टू नो योर स्टाफ ऑल्सो, तभी आपका काम चलता है। अगर आप दोनों में से एक चीज में भी ढीला छोड़ दो, आपका काम नहीं चल पाएगा। उसके बाद आई गॉट प्रमोटेड एज अ ट्रेनर। देन मैं दिल्ली गया। दिल्ली से मैंने अपना सर्टिफिकेशन करा। देन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग क्लाइंट पर्सनली। फिर पर्सनल ट्रेनिंग के स्ट्रगल्स देखे। देन मैंने काफी टाइम काम करा। देन मैं जिम में मैनेजर भी बना। आई हैव रन द जिम आल्सो इन टर्म्स ऑफ सेल्स आल्सो, इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट आल्सो। फिर मैंने वो सीखा। उसके बाद 12 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद मैंने जिम खोला। और उसमें भी ये हमें ये पता चल जाता है कि मैंने क्या क्या चीज लेनी है। हर एक जगह का एक कस्टमर का ना एक टेस्ट होता है। जैसे कि जब मैंने जिम शुरू करी थी, उस टाइम पे वेट लिफ्टिंग का बहुत क्रेज था। हाँ। उसके बाद एरोबिक्स का क्रेज आया, उसके बाद योगा का क्रेज आया। आजकल HIIT क्रॉसफिट का क्रेज आ रहा है। तो लोगों को ये लगता है फंक्शनल ट्रेनिंग HIIT क्रॉसफिट होना चाहिए, फैट लॉस के लिए अच्छा होता है, क्योंकि आजकल रेशो फैट लॉस वालों की बढ़ी हुई है। तो वो ये आपको पता लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्रेज किस तरफ जा रहा है, लोगों को क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, तो उसके अकॉर्डिंग आप फिर काम शुरू करते हो। आजकल तो ये हो गया है कि लोग योगा से बिल्कुल हटने ही लग गए हैं, जबकि योगा से हमारे एंसेस्टर्स वगैरह या पुरानी जनरेशन योगा पे ही डिपेंडेंट होती थी। जिम्स तो अभी आई हैं बहुत कुछ साल पहले ही। तो क्या ये सही लगता है आपको कि योगा से उठकर लोग जिम की तरफ इतना ज्यादा क्रेजी हो रहे हैं? देखो, जैसे हम खाना भी खाते हैं ना, डॉक्टर बोलता है कि बैलेंस डाइट लो। तो जिम या फिटनेस रिलेटेड भी आपकी हर एक चीज एक बैलेंस्ड होनी चाहिए, जिसके लिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए। एज एन एग्जांपल योगा, आपको स्ट्रेंथ भी चाहिए, तो आपको वेट ट्रेनिंग भी चाहिए। आपको एंड्योरेंस भी चाहिए, यू नीड क्रॉसफिट आल्सो फॉर दैट। आपको आपके हार्ट की कंडीशन भी अच्छी चाहिए, तो यू नीड कार्डियो फॉर दैट। तो भी मैंने जैसे 5 फैक्टर बताया, आपको हर एक चीज साइमल्टेनियसली और मिला के करनी पड़ती है।
अगर आप अच्छा। अकेले योगा करोगे तब भी आप अच्छा नहीं कर पाओगे, अकेला वेट ट्रेनिंग करोगे तब भी नहीं कर पाओगे। अगर आप सिर्फ वेट ट्रेनिंग कर रहे हो आपकी बॉडी स्टिफ होने लग जाएगी, तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर आप अकेला क्रॉसफिट करते रहोगे तो आपकी बॉडी एक स्किनी फैट रखेगी, सॉरी स्किनी मस्कुलर रहेगी, मतलब ज्यादा मस्कुलर नहीं होगी और अच्छा पोस्चर्स भी नहीं हो सकता, इंजरी के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो हर एक चीज आपको कॉम्बिनेशन के साथ करनी पड़ती है। अच्छा, एक जिम ट्रेनर यूजुअली कितना अर्न कर लेता है? मतलब जब आपने स्टार्ट किया था, आपने कितना अर्न करना स्टार्ट किया था? 2016 बताया था ना? देखो माय फर्स्ट 2015 सैलरी 16। वाज 6000 हम्म। and my highest salary was that I withdrawn from something is 1 lakh and 30 40,000, अच्छा। और the last salary मैंने withdraw करी थी that was 80,000, that includes my PTs। तो अच्छा। जब आप ट्रेनर होते हो यू हैव अ वेरी गुड और बिग स्कोप ऑफ ट्रेनिंग पीपल, और आपको अपने देखो ट्रेनिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आप अपने चार्जेस खुद सेट करते हो। हम्म। अब आपको जैसे एक्सपीरियंस होता रहता है, जैसे आप अपनी नॉलेज अपग्रेड करते रहते हो, यू कीप ऑन इंक्रीजिंग योर प्राइसेस। अच्छा। जैसे सेम आईफोन आया था, आईफोन आई गेस आईफोन 3 या 4 जब पहले आया था उसका प्राइस 15-20 हजार था। हम्म। आज के टाइम में आईफोन 15 16 ऑलमोस्ट 17 भी आने वाले, उनके प्राइसेस चलेंगे 1-1 लाख तक। They have upgraded their technology. Same हम्म। goes with training. When I was a supporter, I have very less knowledge. I was earning 6,000 7,000 a month. जब I was into personal training and into the gym work, at that time I was earning 1,30,000 1,40,000 depending on season, क्योंकि अच्छा। इसमें भी सीजन आते हैं। सर्दियों में लोग कम प्रेफर करते हैं जिम आना, तो आप सीजन में अगर मैं अप्रॉक्स अपनी सैलरी कहूँ 10-12 लाख रुपए आप आराम से महीने सॉरी ईयर का कमा सकते हो। अच्छा, आपके पास ऐसे भी केसेस आए हैं तब से लेकर अब तक कि लोग अल्कोहल लेके मतलब रात को पार्टी करी, सुबह जिम की ट्रेनिंग कर ली और फिर बाद में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं? टचवुड मेरे पास अभी ऐसा सीन तो नहीं है कि बाद में हॉस्पिटल कोई पहुंचा है, बट व्हेन आई वाज वर्किंग इन दिल्ली, दिल्ली की लाइफ एक मेट्रो लाइफ है। हम्म। आई वाज ट्रेनिंग बिजनेसमैन आल्सो, हम्म। आई वाज ट्रेनिंग डेलीगेट्स आल्सो। तो उसमें क्या होता है, जब आप एक बिजनेसमैन होते हो ना, आपको कहीं ना कहीं बैठ के 1-2 सिप तो लेना पड़ता है, क्योंकि डेलीगेशन और बिजनेस लाइफ में आप किसी के साथ बैठे हो, आप उसको हर्ट फील नहीं करा सकते कि नहीं आप पियो जी, मैं तो प्रोटीन पीऊंगा। अच्छा। तो उसमें उनको उनकी मजबूरी भी हो जाती है कुछ लोगों की। कुछ लोग तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी करते हैं कि हाँ भी यार हमने तो करनी है तो मैं 2 पैग लगाऊंगा, बट उसमें हम एज अ ट्रेनर मैं उनको ये बोलता है देखो आप कुछ भी गलत कर रहे हो एटलीस्ट मेरे को आके बता दो, ताकि अगले दिन मैं आपको उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग करा पाऊँ। या मान लो आपने कुछ गलत खाया है या कुछ गलत पिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी ट्रेनिंग हो सके, आपकी बॉडी पे वो गलत इंपैक्ट ना करे। तो ये है कि प्रॉपर ट्रेनर का होना बहुत जरूरी है, मतलब अगर ट्रेनर प्रॉपर नहीं होगा तो पोस्चर भी इफेक्ट होगा हमारा और दिक्कतें भी और ज्यादा होंगी, गलत इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा पड़ेगा ना। देखो ट्रेनर लोगों को ऐसा लगता है कि हम सिर्फ उनसे पैसा लेना चाहते हैं, हम्म। बट ट्रेनर को अगर आप पे कर रहे हो ना तो आपको डॉक्टर को पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म। दिस इज माई ओपिनियन, नॉट ओनली कि मैं ट्रेनर हूँ, बट इन जनरल भी अगर मैं नॉर्मली पर्सन होता आई वुड रिकमेंड ट्रेनर ओवर अ डॉक्टर। डॉक्टर ने क्या करना है, अब आप देखो आपको कोई इशू आ गया, आपको डिस्क इशू आ गया, आपका 1,00,000 2 लाख ऐसे लगेगा फॉर द ऑपरेशन। उसके बाद आपको बेड रेस्ट देंगे हाँ। 1-1.5 महीने का। हम क्या देखते हैं, सिर्फ डॉक्टर के पैसे देते हैं, उसने 1.5 लाख लिया, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1-1.5 महीना जो आपने काम नहीं करा उसमें आपका सैलरी भी गया, मनी लॉस भी गया। हम्म। ट्रेनर को आप 8-10 हजार रुपए का, एक आपको अच्छा ट्रेनर 8-10 हजार में 15 हजार में मिल जाता है। हम्म। अगर आप 15 हजार उसको दे रहे हो, 6-8 महीने की ट्रेनिंग भी कर रहे हो, 3 महीने का आप रेस्ट भी ले रहे हो उसमें, जैसे 3 महीने ट्रेनिंग करा 1 महीने का रेस्ट ले लिया, 3 महीने ट्रेनिंग करा 1 महीने का रेस्ट भी ले लिया। रेस्ट इन द सेंस आपने ट्रेनर को हायर नहीं करा, उसे 1 महीने आपने खुद भी कर लिया, तो आप ओवरऑल जो डॉक्टर को आप 5-10 लाख रुपए इकट्ठा पे करने वाले हो, आप उससे बच जाते हो। प्लस आपकी बॉडी अच्छी रहती है, आपका रूटीन अच्छा रहता है, आप वर्क ज्यादा कर पाओगे, आप लोड अच्छा ले पाओगे, वर्क स्ट्रेस अच्छा ले पाओगे, तो आप अपनी अर्निंग को बढ़ा पाओगे। तो 10-15 हजार पे आपका इन्वेस्टमेंट है, और जो आप डॉक्टर पे 15-20 हजार पे लगा रहे हो वो आपका खर्च है। वही है कि एज रिवर्स होने लगती है जैसे जैसे हम ज्यादा फिट होते रहते हैं। ऑब्वियसली अब आप विराट कोहली ही ले लो, ही इज समवेयर अराउंड 38-39, इट डजंट लुक लाइक ही इज अ 38-39 पर्सन। हम्म। आई गेस ही इज समवेयर अराउंड 38-39। बहुत सारे लोग रहते हैं जिनके देख के हम सोचते हैं कि तो हमसे भी ज्यादा रंग यंग लग रहे हैं। आप सबसे बड़ा वो है, एक फुटबॉलर है उनका नाम मेरे को याद नहीं, रोनाल्डो। हाँ। आप उनकी एज देख लो, हम्म। इट डजंट लुक लाइक ही हैव दैट एज। वो अभी भी लगता है कि 25-26-30 साल के लड़के होते हैं ऐसे। वो आप आपके ऊपर है। आप हफ्ते में कितने दिन जिम करते हो? मैं हफ्ते में 6 दिन ट्रेनिंग करता हूँ, एक दिन में 2 बार ट्रेन करता हूँ। अच्छा, और आपने स्टार्ट कितने से किया था? मैं हमेशा 5 से 6 दिन ट्रेन करता हूँ, बेयर मिनिमम। 2-2 घंटे नहीं नहीं, मॉर्निंग बस इवनिंग? एट स्टार्टिंग व्हेन आई वाज अ बिगिनर आई वाज ट्रेनिंग ओनली फॉर आवर एक मैक्स। बिगनर को कितने टाइम करना चाहिए जिम? दैट डिपेंड्स अपॉन हिज बॉडी, हम्म। कि उनको कोई इंजरी तो नहीं है, कोई हेल्थ इश्यू तो नहीं है, उनका बॉडी कहाँ पे स्टैंड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ हम्म। फिटनेस, उसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट
45 minutes to 1 hour is more than enough, I guess. Depends upon their goal. और ऐसा भी होता है कि सुबह सुबह एक्सरसाइज करने का ज्यादा इफेक्ट पड़ता है देन इवनिंग? देखो ऐसा कुछ नहीं है, अब बॉडी की बोलो, जब हमें भूख लगे हम तब खाना खाते हैं। कुछ लोगों का सर्कल 2 बजे का होता है कि उनको 2 बजे लंच की भूख लगेगी। हाँ। और रात को 10 बजे भूख लगेगी डिनर की। तो बॉडी को आप जैसे हैबिट डालोगे बॉडी आपकी वैसे वर्क करेगी। अब मैं दिन में 2 बार ट्रेन करता हूँ, पहले मैं 1 बार भी ट्रेन करता था, कभी मैं मॉर्निंग में भी करता हूँ, कभी मैं इवनिंग में भी करता हूँ। तो आप जैसी हैबिट डालोगे बॉडी को वैसी पड़ जाएगी, और रिजल्ट किसी भी टाइम करो, रिजल्ट आपको आएगा। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉपर की खाली पेट करो या कुछ खाने के बाद करो? खाना तो चाहिए आपको। देखो बिना गाड़ी में तेल डलवाए हम गाड़ी को लॉन्ग ड्राइव पे नहीं लेके जा सकते। तो जब आप वर्कआउट करो उससे पहले कुछ आपकी बॉडी में होना चाहिए, बिकॉज यू अबाउट टू बर्न समथिंग। तो कुछ बर्न करने के लिए भी बॉडी के अंदर कुछ होना चाहिए। चाहे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ही खा लिए या 2 बनानास खा के चले गए विद मिल्क? दैट डिपेंड्स इंडिविजुअली। अब कोई गेनिंग पे है तो बनाना अच्छा है, कोई रिड्यूस करना चाह रहा है उसके लिए बनाना अच्छा नहीं है। फिर क्या खाएं? तो कोई भी एक हल्का फुल्का फ्रूट खा लो। आज जैसे आजकल सीजन है वाटरमेलन का, यू कैन हैव वाटरमेलन, पपाया, ऐसे फ्रूट कुछ खा के आ जाओ, डिपेंडिंग ऑन आप किस टाइम कर रहे हो। अगर आप इवनिंग में कर रहे हो आई वुड रिकमेंड आप ड्राई फ्रूट खाए हो या पीनट बटर सैंडविच खाए हो। मॉर्निंग में करते हो तो आप फ्रूट खा के आ सकते हो। मॉर्निंग में लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट्स भी तो होते हैं ना जो कि एम्प्टी स्टमक अवॉइड करने चाहिए? काफी फ्रूट्स हैं ऐसे। आप ऑरेंज ले लो सुबह वर्कआउट से पहले, एप्पल ले लो आप, अगर कोई पतला है तो केला खा लो, बट अकॉर्डिंग टू मी स्मूदीज वगैरह नहीं पीने चाहिए। अच्छा। आप फ्रूट को रॉ खाओगे तो ज्यादा बेनिफिशियल है rather than smoothies and आर्टिफिशियल जूस। और वाटर इनटेक का क्या रहता है, मतलब जिम करते करते पानी पीना चाहिए ज्यादा? देखो ओवरऑल भी आपको बॉडी में एक वाटर इनटेक की जरूरत होती है, अकॉर्डिंग टू हाइट उसका एक रेशियो होता है। अब कोई एक एवरेज पर्सन हाइट है उसको 3-3.5 लीटर पानी पीना ही चाहिए गर्मियों में। सर्दियों में 3 तक ले सकते हो, और गर्मियों में 3.5 से लेके 4 लीटर तक पानी पियो। मसल जो सेल है उसमें 70% वाटर होता है, 25% प्रोटीन होता है, 5% इधर कैन बी कार्ब्स, इधर कैन बी फैट। तो जब आप पानी नहीं पी रहे हो आप उसको 70% को बढ़ने का स्कोप नहीं दे रहे हो। तो आपकी बॉडी का काफी लोगों का रिस्पॉन्स इसलिए भी रुका होता है क्योंकि वो पानी पूरा नहीं पी पाते हैं, बॉडी रिकवर नहीं हो पाती है और उनकी बॉडी छोटी रह जाती है। अच्छा, ऐसा भी कुछ होता है ना कि जिम करने से हमें कुछ फैट लूज करना होता है, कुछ परसेंटेज कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, ऐसे कुछ? देखो वो हर एक की रेशियो निकलती है। अच्छा। कि आपको कितने % कार्ब्स खाना है, कितने % फैट खाना है, कितने % प्रोटीन लेना है, और आपकी कैलोरीज कितनी होनी चाहिए, 1800 होनी चाहिए, 1600 होनी चाहिए, 2000 होनी चाहिए, 3000 होनी चाहिए। वो हर एक के गोल के ऊपर डिपेंड है कि क्या जो जिसका जैसा गोल वैसा उसकी डाइट और वैसा उसका वर्कआउट। अच्छा, आपके पास कोई फैटी लिवर वाला केस भी है? जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था कि फैटी लिवर वाले लोगों को डॉक्टर यूजुअली जिम ही रिकमेंड करते हैं, तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है उन लोगों देखो के? फैटी लीवर इसलिए होता है कि आपकी बॉडी में फैट इतना हो जाता है कि आपके लीवर में भी फैट जमना शुरू हो जाता है। तो उसमें जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो ना, यू स्टार्ट बर्निंग कैलोरीज, उसके अकॉर्डिंगली जैसे आप डाइट लेते हो। एज एन एग्जांपल एक ना बीएमआर होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। वो क्या होता है, जैसे अभी मैं बैठा हूँ, अब मैं बिल्कुल स्टिल हो जाऊं, मेरी बॉडी कुछ कैलोरीज बर्न करेगी। जैसे कि जब आप सो रहे हो आपकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स चल रहा है, आपका माइंड भी चल रहा है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी चल रहा है, आपके मसल भी एक्टिव है। मसल इज ऑल्सो एक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो उसको मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी कुछ कैलोरीज बर्न करती है। हर एक पर्सन की वो डिफरेंट होती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरी बॉडी डेली अकॉर्डिंग टू माय हाइट वेट 2000 कैलोरीज बर्न करती है। तो उस 2000 कैलोरी मेरी बॉडी की वो बेसिक नीड है कि अगर मेरे को ऐसी बॉडी रखनी है मेरे को 2000 कैलोरीज तो खानी ही पड़ेगी। अगर मैं सिर्फ लेटा हूँ, अगर मैं चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ, तो मेरी बॉडी कुछ और एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न कर रही है। तो उसके अकॉर्डिंग सब चीज मैटर करती है। अब मान लो आपको फैटी लिवर है, अब वो स्टोर्ड एनर्जी है और स्टोर्ड फैट है। आपकी बॉडी की बीएमआर है 2000 कैलोरीज, आपको हम डाइट से देंगे 1800 कैलोरी और आपको 600 कैलोरी सरप्लस में आपको बर्न करवाएंगे। तो आप क्या कर रहे हो, आप 800 कैलोरी एक्स्ट्रा बर्न कर रहे हो। जो आपको 1800 कैलोरी मिल रही है उसमें मैंने आपके बैलेंस डाइट रखा है, आपका फैट भी मैनेज करके रखा है, आपका प्रोटीन भी मैनेज है, आपका फाइबर भी मैनेज्ड है, आपका कार्ब्स भी उस हिसाब से मैनेज करके रखा हुआ है। तो जो आप एक्स्ट्रा 800 कैलोरीज बर्न करो वो कहां से करोगे? जो स्टोर्ड एनर्जी है, आपके लीवर में एनर्जी स्टोर होती है। आपके जो हम कहते हैं जो फैट हमें यहाँ पे दिखता है, फैट भी 2 तरह का, सबक्यूटेनियस और विसरल फैट होता है। अच्छा। थोड़ी सी साइंटिफिक टर्म है बट आई गेस लोगों को आजकल पता होना चाहिए कि फैट 2 तरह का होता है, विसरल और सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस आपको बेसिकली होता है स्किन के नीचे जो हमें दिखता है। अच्छा। हम कह देते हैं ये देखो यार चर्बी आ गई, दैट इज अ सबक्यूटेनियस फैट। विसरल फैट होता है ऑर्गन्स के पास। विसरल फैट भी आजकल एक बड़ा फैक्टर है हार्ट अटैक्स में।
तो आपने कभी देखा होगा डिस्कवरी पे एक बहुत पहले एक वो आता था, कुछ सीरियल्स वगैरह आते थे, उसमें ओपन हार्ट सर्जरी दिखाई थी किसी की, उसमें दिखाया था कुछ येलो येलो उनके हार्ट के पास और ऑर्गन के पास जमा हुआ था, दैट इज विसरल फैट। अच्छा। वो सबसे ज्यादा डेंजरस विसरल फैट होता है। जब आप कैलोरी मेंटेन करके हाई लो कैलोरी और हाई वर्कआउट करते हो और कैलोरी बर्निंग रेट आपकी ज्यादा होती है, तो आप फैट बर्न करते हो, जिसमें सबक्यूटेनियस और विसरल दोनों तरह का होता है। वो लीवर से भी फैट उठाता है, आपके सबक्यूटेनियस और विसरल दोनों भी वो भी उठाएगा। तो जैसे जैसे आप वो बर्न करते रहोगे, आपका फैटी लीवर ठीक होता रहता है। अच्छा, तब अच्छा शुगर छोड़ने का कोई फायदा होता है? मतलब अगर मतलब जैसे अब वीडियोस देख के ना, जितना मैंने सुना है अब तक, लोग कहते हैं कि अगर आपने 10-15 दिन तक शुगर छोड़ दी ना, तो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है, एक्ने चला जाएगा, बॉडी फैट लूज हो जाएगा। पर छोड़ना चाहिए हमें कंप्लीटली देखो, शुगर? अगर आप हाई शुगर डाइट पे होते हो ना, बेसिकली शुगर इज ये नहीं कि आप सिर्फ मीठा खा रहे हो। हम्म। आपकी अगर हाई शुगर डाइट है, जैसे हम्म। कार्बोहाइड्रेट आप बहुत ज्यादा खा रहे हो, बाहर का बहुत ज्यादा खा रहे हो, चीनी रिलेटेड चीजें, स्मूदीज वगैरह बहुत ज्यादा पी रहे हो, तो आपका शुगर लेवल बढ़ा होता है। शुगर क्या करता है, बॉडी को बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव रखता है। हम्म। अब आप एकदम शुगर कट डाउन करते हो ना, तो इनिशियली कुछ दिन आपको लो लो फील होता है, पर उसके बाद जब आपकी बॉडी प्रॉपर उसमें ट्रांसफॉर्म कर जाती है, विदाउट शुगर एनर्जी लेना शुरू कर देती है, तो आपकी बॉडी धीरे 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 एक्टिव होना शुरू कर देती है, दैट इज अ गुड थिंग। अच्छा। पर काफी लोग इसके इन 15 दिन के अंदर ही छोड़ देते हैं कि यार बड़ा ढीला ढीला फील होता है, मेरे से हो नहीं रहा। बट ऐसा होना नहीं चाहिए, आपको 15 दिन का वो पूरा गैप करके आपको नॉर्मल डाइट पे आना चाहिए, जो कि हेल्दी है। अगर आप शुगर छोड़ दो तो आपको एक तो शुगर का इशू नहीं होगा, आपका फैटी लिवर का इशू नहीं होगा, आपका फैट कंटेंट बहुत ज्यादा बॉडी में नहीं बढ़ेगा, आपका फैट आप मेंटेन कर पाते हो, फैट परसेंटेज को कंट्रोल कर पाते हो। कुछ नुकसान भी होते हैं शुगर छोड़ने के? आप एक्सेसिव में कुछ भी करोगे उसका नुकसान है। एक्सेसिव में आप शुगर बिल्कुल छोड़ दोगे तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको स्टूल में आएगी, आपका स्टूल बहुत हार्ड होगा, अच्छा। जिससे आपको हम कह सकते हैं कि आपको छिलने के इश्यूज, बवासीर जैसी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। अच्छा। किसी भी चीज की, अगर मैं वर्कआउट भी कर रहा हूँ बहुत ज्यादा हैवी करूंगा तो मेरे को भी इंजरी हो सकती है, ट्रेनर होने के बावजूद भी। तो हर एक चीज आप एक प्रोपोर्शन में करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है। तब हफ्ते में एक आधी बार चीनी खा ली, बस इतना बहुत होगा क्या? हफ्ते में एक आधी बार नहीं, वो आप जैगरी पाउडर यूज करो, आप गुड़ यूज करो, दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ गुड सोर्स ऑफ शुगर। आप चीनी सिर्फ चीनी से नहीं मिलती, शुगर सिर्फ चीनी से नहीं मिलती, शुगर आपको, आप कार्ब्स भी ले रहे हो उसमें भी ग्लूकोज होता है, फ्रूट्स में भी होता है, फ्रूट्स में भी होता है, नेचुरल स्वीटनर्स होता है, तो आप बैलेंस करके हर एक चीज में अच्छा, खाओ। तो आप जो कह रहे थे वो सिर्फ आर्टिफिशियल शुगर का छोड़ने का बोल हाँ रहे जी, थे, मतलब बाकी सोर्सेज से शुगर बाकी हमें सोर्सेज से लेनी आप रहनी ले चाहिए? सकते हो। अच्छा। अब फ्रूट्स होते ही मीठे हैं, उनमें से शुगर तो हम नहीं निकाल सकते, इसलिए आप रॉ शुगर खाओ, सॉरी रॉ फ्रूट खाओ, तो दैट इज बेनिफिशियल। ठीक है, अब तक की तो सारी डिस्कशन बहुत अच्छी थी। लास्ट में बस आपकी थोड़ी जर्नी के बारे में और सुनने के लिए एक्साइटेड हूँ, मतलब आपकी अब तक की फिटनेस की जर्नी कैसी रही? अगर आपको कुछ पास में जाकर अब तक सोचोगे कि आपकी जर्नी कैसी रही, तो वो आप थोड़ा बहुत बताओगे? देखो, फिटनेस में मैं अभी तक सीख ही रहा हूँ, फिटनेस या ओवरऑल वैसे भी लाइफ में जब आप कुछ भी कर रहे होते हो ना, लर्निंग पीरियड आपका कभी खत्म नहीं होता, एवरी डे इज अ न्यू डे फॉर यू। आपको इस पसंद है ये सब जो आप कर रहे हो? यस, बहुत ज्यादा? यस, माय पैशन इज माय प्रोफेशन, अच्छा। दैट इज अ वेरी बिग थिंग। कभी भी काम सिर्फ पैशन की वजह से नहीं करना चाहिए, अगर आप उस पैशन को प्रोफेशन बनाओगे तभी आप अपना बेस्ट दे पाओगे। अगर आप पैशन को सिर्फ एज अ पैशन कंसिडर करोगे तो आप एक कुएं के मेंढक जैसे बन के रह जाओगे। बिल्कुल। अगर आप पैशन को प्रोफेशन में चेंज करते हो, यू स्टार्ट लर्निंग थिंग्स, आप अपने बारे में या अपने प्रोफेशन के बारे में, अपने पैशन के बारे में चीजें सीखते हो, तो आप एक जब आप प्रोफेशन और पैशन को अलग करते हो ना, जब आप पैशन रखते हो यू आर अ बुक, जब आप प्रोफेशन को पैशन को प्रोफेशन बनाते हो, यू विल स्टार्ट बिकमिंग अ लाइब्रेरी। तो आप जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा आपको पता लगेगा, जितना ज्यादा आप काम करोगे। अब आप, अगर मैं सिर्फ पैशन रखता तो मैं सिर्फ अपनी बॉडी की नॉलेज रखता, अब मैंने प्रोफेशन उसको कन्वर्ट करा है, तो मेरे को औरों को कैसे ट्रेन करना है, या अपने घर वालों की बॉडी को कैसे बेटर कर सकता हूँ, या एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए कैसे कोई चीज बेटर है, एक और डॉक्टर के लिए क्या चीज अच्छी, किस तरह की ट्रेनिंग अच्छी है, मेरे लिए कौन सी ट्रेनिंग अच्छी है, तो वो चीज सीखते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा ग्रोथ के ऑप्शंस मिलते हैं उसमें। ठीक है। अच्छा, लास्ट में कोई ऐसी 3 एडवाइसेस जो आप सबको देना चाहोगे, बिगनर्स को, जो लोग कर रहे हैं ऑलरेडी जिम, या ऐसे नॉर्मल जनरल लोगों के लिए भी? देखो, सबसे पहली एडवाइस तो ये रहेगी कि स्टार्ट डूइंग वर्कआउट्स। अच्छा। आजकल ये चीज आप सबसे ज्यादा मिस कर रहे हो। पहले सारी चीजें हम हाथ से करते थे, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस आ गई है कि हमने करना छोड़ दिया है। पहले हम जूस भी हाथ से निकालते थे, आजकल उसके लिए भी मिक्सर ग्राइंडर। तो स्टार्ट डूइंग समथिंग रिलेटेड योर फिटनेस। देन सोना,
अपना अच्छा करो, टेक गुड रेस्ट और टेक गुड डाइट। अगर आप ये 3 चीजें कर रहे हो, आपकी ओवरऑल डेली रूटीन की लाइफ आपकी अच्छी और स्मूथ चलेगी। कल मैंने एक चीज सीखी थी कि यू शुड हैव अ गुड नाइट अलार्म। जैसे गुड मॉर्निंग अलार्म तो सबका होता है, गुड नाइट अलार्म ही होना चाहिए फॉर अ प्रॉपर स्लीप शेड्यूल। देखो, आपके बॉडी का ना एक बायोलॉजिकल टाइम होता है उठने का और सोने का। अब अगर मैं मतलब मेरी बॉडी अब ऐसी होगी, अगर मैं सोचूं कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, तो मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली 4:30 बजे बोलना शुरू कर देगी, तूने उठना है थोड़ी देर में। तो ऐसे ही आपकी स्लीपिंग के साथ होना चाहिए कि मुझे 10 बजे सोना है, मतलब मुझे 10 बजे सोना है। आपकी बॉडी वो फील कराना शुरू कर देगी, हाँ यार अब सोने का टाइम हो रहा है, सोने का टाइम हो रहा है। तो आपको वो अलार्म, बायोलॉजिकल अलार्म आपकी बॉडी में खुद फिट करना चाहिए रेदर देन आर्टिफिशियल अलार्म। जब आप ये करने लग जाते हो, आपकी लाइफ बड़ी स्मूथ हो जाती है। आप ऑलमोस्ट 50% अपनी बीमारी काट देते हो उसमें। आप तो जिम करते हो तो आपको तो पूरे दिन एक्टिव फील होता होगा, प्रॉपर एनर्जेटिक, एक्टिव, कॉन्फिडेंट सब। देखो, ये चीज कहीं ना कहीं बेनिफिशियल ही है। जब आप वर्कआउट करते हो ना, आपकी वही चीज आ जाती है कि कॉन्फिडेंस बड़ा होता है। हाँ। तो आपकी वॉइस में भी एक वो कह लो कि प्रेशर आता है। अब यही अगर कोई नॉर्मल पर्सन हो, वो थोड़ा सा दब के बात करेगा। हाँ। बीइंग अ ट्रेनर आल्सो हमें थोड़ा क्लाइंट को समझाना भी पड़ता है। हम काम करते सारा दिन म्यूजिक में, म्यूजिक चलता है हाई वॉल्यूम में, तो हमारी लैंग्वेज में भी थोड़ा प्रेशर आता है, हमारी आवाज में भी थोड़ा दम आता है। हाँ। और फिर जब आपकी बॉडी अच्छी हो तो कॉन्फिडेंस लेवल तो आपके अंदर आता ही आता है। तो वो चीज बहुत फर्क करता है। ठीक है सर, बहुत मजा आया आज आपसे बात करके। थैंक यू थैंक यू। वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू।